हाँ ये होता ही नहीं। एक मिनट अरे करें बोलिए। नमस्कार। विश्व हिंदी अकादमी और वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम राइटर्स रूम में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी वक्ता आ चुके हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर। गिरीश वानखेड़े जी हैं प्रस्तावना, और राम गोविंद साहब हैं, संजय छेल साहब हैं, मयूरपुरी साहब हैं। गिरीश वानखेड़े जी का रिव्यू तो आप देखते ही होंगे सभी, तो प्रस्तावना गिरीश वानखेड़े जी प्रस्तुत करेंगे जी। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस जगह पर आज इकट्ठा होने के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद बड़ा ही कम मौका मिलता है हम सारे लोगों को एकत्रित होने का, और आज का ये मौका हमको मिला है। खुशी की बात है। आप सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस जगह पर आने का। मयूरपुरी, उसके अलावा संजय छेल, राम गोविंद साहब, आपका स्वागत है। आज का विषय जब केशव भाई ने हमको सुझाया, जहाँ पर हम राइटर्स रूम की बात करें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा रोचक लगा। लेकिन ये बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा केशव जी का, जिन्होंने इस तरीके के आयोजन की जो प्रथा शुरू की है इस कोविड जैसे महामारी के दौरान भी, वो तारीफ़ काबिल है। मतलब मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है आज ये मेरा चौथा या पांचवा इवेंट है जो मैं इनके साथ अटेंड कर रहा हूँ, और ये सारे इवेंट्स उस वक्त हुए हैं जब हम घर से बाहर निकलने के बारे में भी 2 बार सोचते थे। ऐसे में इन्होंने कम लोगों की मात्रा में, कम लोग होकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, ऐसे वक्त इन्होंने ये सारे इवेंट्स का आयोजन किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं केशव जी। बहुत बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात आप कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो आप। अब चूंकि हम राइटर्स और राइटर्स रूम की बात कर रहे हैं, तो हम अक्सर पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि राइटर्स लाइफ इज़ अ वेरी लोन लाइफ। बड़े अकेले और तन्हा होते हैं राइटर्स जब वो लिखते हैं, ऐसे कहा जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि राइटर्स रूम ये पूरी तरीके से उससे विपरीत है। इस राइटर्स रूम में काफ़ी सारे राइटर्स होते हैं, और जितनी मुझे समझ है, मुझे लगता है कि जब बड़ी फिल्में या बड़े धारावाहिक या एपिक प्रपोर्शन पर कुछ होने के बारे में सोचा गया, तो एक से ज़्यादा राइटर्स की ज़रूरत आन पड़ी। उसमें मुझे लगता है कि जो भी हम पुरानी फिल्मों में अगर देखें तो मुग़ल-ए-आज़म में 5 राइटर्स थे, मदर इंडिया में 3 राइटर्स थे। तो इस तरीके की बड़ी फिल्मों में जहाँ पर सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर, खासकर जहाँ हमारी फिल्मों में सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ साथ लव स्टोरीज़ को पिरोया जाता था, या बहुत सी बार ज़मीन की कहानी के साथ कुछ एंगल्स पे, कुछ ऐसे एंगल्स पे इलेबरेशन होता था जो कि नीश हो। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए कुछ स्पेसिफिक किस्म के स्किल सेट वाले राइटर्स या लेखकों की आवश्यकता पड़ती थी, और उस तरीके से उन लोगों ने काम शुरू किया था। मुझे लगता है कि काफ़ी उम्दा और कमाल के राइटर्स हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने उस वक्त दिए, जिनमें मुझे लगता है ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम बड़े आदर से लिया जाएगा, जो कि अपने समय से आगे की फिल्मों के लिए जाने जाते थे। 7 हिंदुस्तानी उन्होंने लिखी थी, बॉबी उन्होंने लिखी थी, और लेखक भी थे, साथ ही साथ फिल्म मेकर भी थी। फिर सत्यजीत रे भी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे, फिल्म मेकर थे, और उन्हीं की शॉर्ट स्टोरीज़ की एक एंथोलॉजी अभी बनी है रॉय नाम की, जिसमें सत्यजीत रे के रे नाम की जिसमें सत्यजीत रे की 4 चुनिंदा कहानियों को आज के नए लेखकों ने उसको स्पिन ऑफ बोलो या उसको रीमेक बोलो या मॉडर्न वर्जन में उसको रिहैश किया है। तो जो भी उन्होंने किया है इन 4 शॉर्ट स्टोरीज के साथ, आज के तरीके में उसको आज के वर्तमान स्थिति में ढालने की उन्होंने जो कोशिश की है, वो कोशिश तारीफ़ काबिल है, लेकिन परिणाम बड़ा खूबसूरत नहीं है, ठीक ठाक है। तो खैर ये होता है लेखकों से, कभी उम्मीदों में वो खरे भी उतरते हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि राइटर्स रूम का महत्व इसलिए है क्योंकि जब आप एक एपिक प्रपोर्शन पे कुछ काम कर रहे हो, या आप एक ऐसा सीरीज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर हम
फार्गो की बात करें, जहाँ पर इथान कोहेन ने, जोएल कोहेन ने फिल्म की 1996-97 में, उसके बाद फिर उसके ऊपर सीरीज़ की गई। तो पहले सीज़न में बहुत सारा ओरिजिनल फिल्म का इन्फ्लुएंस है, उसके बाद वो एंथोलॉजी सीरीज़ हो जाती है, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग राइटर्स आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस सीरीज़ में जिन खास चीज़ों की या खास मुद्दों के समझ की जिन राइटर्स की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को लेना, जैसे कि मिस मार्वल या द मार्वलिस मिस मिज़ल करके कोई सीरीज़ है, मैंने वो देखी नहीं है, लेकिन इस तरीके की कुछ सीरीज़ है जिसमें उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी इख्तियार किया है, उन्होंने साथ पे रखा है। और अगर आपकी सीरीज़ में कॉमेडी की ज़रूरत है तो आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी रख सकते हो उस राइटर्स रूम में। अगर आपकी सीरीज़ में कुछ पॉलिटिकल अंडरकरंट्स की बात कर रही है, जिस तरीके की वेब सीरीज़ का इस दिनों बोलबाला है, जैसे कि हम तांडव देख रहे हैं या पाताल लोक देख रहे हैं या मिर्ज़ापुर देख रहे हैं या महारानी देख रहे हैं, जहाँ पर आप सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में भी कैरेक्टर्स को ढाल रहे हो, तो पॉलिटिकल समझ होने में ज़रूरी है उस गैमेट ऑफ राइटर्स को लेकर, उस कोटरी ऑफ राइटर्स की जो सोशो और पॉलिटिकल एंगल्स के बारे में भी समझ रखते हो। साथ ही साथ अगर आप साहित्य के बारे में कोई एंथोलॉजी कर रहे हो तो फिर साहित्य के बारे में उतनी सूझबूझ होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप कॉमेडी कर रहे हो या किसी भी जॉनर में आप काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि राइटर्स रूम का मुख्य अभिप्राय ये है कि बहुत सारी सेंसिबिलिटीज़, बहुत सारे बैकग्राउंड्स, बहुत सारा ज्ञान, उसका आदान प्रदान होना, और फिर उन सारे ज्ञान को और सारे एक्सपीरियंसेस को एक साथ लाकर उसके बाद कुछ मैजिक क्रिएट करके, कुछ जादू क्रिएट करके दर्शकों तक पहुंचाना। तो इसलिए राइटर्स रूम की सार्थकता जब पहले थी, उतनी सार्थकता आज भी है। आज भी राइटर्स रूम में कई सारे राइटर्स ऐसे हैं जो नए जनरेशन में नए तरीके की बोली बोलते हैं। मैं एक सीरीज़ की समीक्षा कर रहा था जिसका नाम है फील्स लाइक इश्क। अब ये सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर, इसमें 6 कहानियां हैं और 6 राइटर्स हैं, और 6 के 6 राइटर्स के कहानियों में प्यार ये बेसिक थीम है, और इन सारे कैरेक्टर्स की उम्र, किसी की भी उम्र 25 साल के ऊपर की नहीं है। तो हम लैला मजनू या शरीफ फरहाद या रोमियो जूलियट के रोमांस के इर्द गिर्द ही है, लेकिन आज की भाषा और आज के धरातल पर, आज की लैंग्वेज के साथ, आज की सेंसिबिलिटी के साथ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट आज के राइटर्स कर रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है ओटीटी के कारण दर्शकों में। दर्शक हर तरीके की फिल्में, हर तरीके की सीरीज़ देखना पसंद कर रहा है। दर्शकों को चॉइसेस ज़्यादा मिल रही है, उनके प्लेटर पर ज़्यादा चीज़ें सामने दिखाई जा रही है, देखी जा रही है और उनको परोसी जा रही है। तो इसके कारण दे आर स्पॉट फॉर चॉइसेस, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस है। और आप भी दक्ष हो क्योंकि आप उस राइटर्स रूम में कई सारे लोगों के बीच में हो और किसी एक कहानी को लेकर चल रहे हो, और उसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस, आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई, आपने जिन जिन चीज़ों के कारण जो आपकी इंस्पिरेशंस है, जिसके कारण आपने कहानियाँ लिखी, उन सारी एक्सपीरियंस का लेखा जोखा क्रिएट करके आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो दर्शकों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी ही खुशी की बात है कि राइटर्स रूम जैसी चीज़ें डेवलप हो रही है। हमारे बहुत सारे राइटर्स अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और नए एज के नए प्रोड्यूसर्स बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिस्क ले रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही है। तो मुझे लगता है कि इतना यूफोरिया जो क्रिएट हो रहा है, इतना जो मैजिक क्रिएट हो रहा है, इतना जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे खूब सारे ऑप्शंस जो क्रिएट हो रहे हैं, एक वीक में कम से कम 40 से 45 नए टाइटल्स का इजाफा होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त वक्त है लेखकों के लिए, राइटर्स के लिए। राइटर्स रूम एक बड़ा अच्छा अभिप्राय है, लेकिन साथ ही साथ उन सारे राइटर्स जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो राइटर्स इतने सक्षम हैं कि वो नई चीज़ें दर्शकों को दे सकें। और हम बड़े खुश नसीब है कि हम उस वक्त
इन सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। जिस वक्त OTT का एक्सप्लोजन हुआ है, सिनेमा अगर बंद है और उसमें हमको वो सारी चीज़ें मिल रही है देखने के लिए जो एक्चुअली कंटेंट ड्रीवन थी, या कई बार बॉक्स ऑफिस ड्रीवन थी, या कई बार बिग टिकट फिल्म्स थी। तो ये इतनी भी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हुआ करती थी, ये सारी डेफिनेशंस एक ही जगह पर आकर रुक गई है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा आज वार्तालाप होगा, संभाषण होगा, और फिर इन दिग्गजों से भी हम कई सारी नई चीज़ें सुनेंगे, कई सारी नई चीज़ों पे इंसाइट्स हमको शेयर करने का और इनसे जानने का मौका मिलेगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। आज की भूमिका सिर्फ ये है कि इस तरीके की गोष्ठियाँ, इस तरीके के समूह हम मिलते रहें, इस तरीके के हम दोस्त लोग मिलते रहें, जिससे कि हम विचारों का आदान प्रदान करते रहें और विषय के करीब जाने की कोशिशें करते रहें। थैंक यू। धन्यवाद गिरीश जी। राइटर्स रूम के पहले ऐसा कहा जाता है कि GPCP साहब ने ये जो लेखकों का एक ग्रुप है वो शुरू किया था, और मैंने तो BR चोपड़ा साहब के यहाँ देखा है। राम गोविंद साहब थे, 6 लेखक थे, वो BR चोपड़ा के साथ बैठते थे, चोपड़ा साहब के साथ 11 बजे से शाम 7 बजे तक लंच भी साथ में करते थे, डिस्कशन वगैरह वगैरह सब था। तो वो मैंने भी देखा, क्योंकि मैं महाभारत 2 का PRO रहा हूँ, इसलिए मेरा जाना आना होता था वहाँ पर। अब राम गोविंद साहब और भी सबने कहा कि पहले मुखराम शर्मा जी सिलेबल राइटर थे, जो उनके नाम से लोग फिल्में देखने जाते थे। जैसे 70 के दशक के बाद सलीम जावेद स्टार स्टेटस का जो लेवल उनको लगा, उसके बाद राइटरों की एक अलग से वैल्यू बढ़ी। अभी रेखा निगम, जिन्होंने यशराज की फिल्म भी लिखी है लागा चुनरी में दाक्षा, और पहले चैनल में भी रही हैं, वो संजय लीला भंसाली की एक वेब सीरीज कर रही थी वो, और बहुत बड़ा वेब सीरीज था। नेटफ्लिक्स ने उन्हें कहा कि आप राइटर्स रूम क्रिएट कीजिए, 6 राइटर रखिए। उन्होंने कहा कि मुझे अकेले लिखने की आदत है। उन्होंने कहा मैडम हम आपको ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, फिर आपको क्या तकलीफ है। तो रेखा जी तैयार हुई। तो कहने का मतलब ये था कि एक दौर ये भी आज के लेखक चाहते हैं कि हम अकेले लिखें, और एक दौर वो पहले वो भी था कि संयुक्त रूप से कई लेखक एक साथ लिखते थे। अब एक बात और, आज मैंने हंसल मेहता जी से सुबह उनको बधाई दी। हम जब भी एयरपोर्ट पर या कहीं भी जाते हैं, तो जब हम OTT प्लेटफॉर्म्स के होर्डिंग पर देखते हैं, इतने हिटेड शोज देने वाले लेखक निर्देशक का नाम नहीं होता था, वो बड़ी शिकायत थी। तो आज हंसल मेहता जी के बॉम्बे टाइम्स में और नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पे पूरा पेज छपा है उनका फोटो। मैंने कहा हंसल जी, ये परंपरा आप शुरू कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेखक और निर्देशक को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नाम मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल रहा था। तो अब मैं निवेदन करूंगा राम गोविंद साहब से। राम गोविंद साहब BR चोपड़ा के लेखक ग्रुप के स्क्रीन राइटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले राम गोविंद ने आगे चलकर शानदार फिल्मों का लेखन और निर्देशन भी किया है। आज सभी प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स राइटर्स रूम के जरिए अपने वेब शोज तैयार कर रहे हैं, परंतु BR चोपड़ा ने कई दशक पहले लेखकों का ग्रुप बनाकर फिल्म लेखन किया और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में बनाई। आप उस ग्रुप के प्रमुख स्क्रीन प्ले राइटर रहे हैं। चर्चित फिल्में आरोप, कैद, तोहफा मोहब्बत का, पत्तों की बाजी, बागवान और नमक आदि। आपने अनेक प्रसिद्ध TV सीरियल्स के लिए भी लेखन किया है। राम गोविंद साहब। राइटर्स रूम तो मेरे बच्चों में बात हो रही थी, दादा जाएगा राइटर्स रूम में। ये क्या होगा राइटर्स रूम में? राइटर को एक कमरा मिलेगा एक कमरा मिलेगा राइटर को, तो उसमें सब राइटर आके बैठेंगे। तो दूसरे ने कहा चलो अच्छा है, राइटर को बैठने का कमरा तो मिला। ये बात खैर, ये तो एक भूमिका है विषय की, लेकिन मैं अपनी बात जहाँ से मैंने शुरुआत की है, जो अवसर मुझे मिला, तो BR चोपड़ा साहब तो मेरे गुरु भी हैं और मित्र भी रहे। तो मुझे राम जी भाई कहते थे वो, बाकी सबको नाम से पुकारते थे। मैंने उससे कई बार पूछा कि आप ये राम जी भाई और बाकी लोगों को नाम से क्यों पुकारते? बोले नहीं, ये सब तुम्हारे सुनने की बात नहीं है, कि मैं जिसको जिस योग्य समझता हूँ वैसे बात करता हूँ। क्या अच्छी बात है, ठीक है, आप मुझे
भाई कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। वहाँ एक शुरू से वो एक रिवायत कहते हैं उसको, एक परंपरा थी कि मुझसे पहले के भी लोग, जब उसमें अबरार अलवी साहब, रहमान साहब, कई राइटर्स थे जो एक साथ मिल के बैठते थे, बातें करते थे। हाँ, अख्तर मिर्ज़ा, अख्तर मिर्ज़ा, बिल्कुल, ये सारे नाम, तो ये तो हमारे गुरुओं की श्रेणी में, हमसे पहले के बड़े भाई हैं हमारे। तो उनसे, लेकिन हमारे साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि जब हम इकट्ठा होते थे तो हर आदमी अपना बेस्ट देखने की कोशिश तो करता था, लेकिन दूसरे को काटने की कोशिश करता था। तो राइटर्स रूम नहीं बन पाता था, राइटर्स कलह का कारण बन जाता था। लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आज पहली बार हमारे सामने, और हम ये जो कोलैबोरेटिव एक बात होती है, सहयोग की बात, सहयोग से जो संभावनाएं बनती हैं। हम एक मिजाज के लोग हैं, राइटर हैं तो हम एक ही मिजाज के लोग हैं, तो हम अगर एक मिजाज के 5-6 लोग एक साथ बैठेंगे तो हमारे अपने अपने दृष्टिकोण होंगे, और दृष्टिकोण हमेशा नया होता है, फ्रेश होता है, उसको ताजगी होती है। तो इस ताजगी के लिए जो अब ये चीज़ शुरू हुई है, इसका मैं तो स्वागत करता हूँ, क्योंकि अब हमारे जाने का बेला आ रहा है, हम तो रिटायर हो जाएंगे, हो चुके बल्कि, लेकिन अब जो नए नए आ रहे हैं, मैं उसमें एक अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। थोड़े दिनों पहले की बात, ऐसे ही एक सीरियल पे, तो बिल्कुल नया लड़का था, मैं मैथोलॉजी लिखता हूँ, धार्मिक, तो उसमें वो आया तो फिर बोला, आप सुनिए, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुना भाई, सुना। तो मैं नाम वाम नहीं लूँगा, उसमें जाऊँगा भी नहीं, बन रही है अभी, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि उसने आश्रम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे सुनाया। मुझे पहले तो हंसी आई, मैं हंसा, लेकिन मैं धीरे धीरे मुझे उसकी बात समझ में आ गई, वो क्या कहना चाहता है। वो सर के ऊपर पैरेट को बिठा करके वो क्या समझाना चाहता है हमें, वो इस तरह की बातें करता था, सिंबॉलिक। तो ये बहुत कम होता था, लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है वो बड़ी समझदार है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनके लिए दरवाजे बड़ी आसानी से खुल गए। हाँ, हमारे लिए दरवाजे बड़ी मुश्किल से खुले थे। हमने 6-7 साल चक्कर लगाए कि कोई दरवाज़ा खुला मिले तो चुपके से घुस जाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन वही है कि गुण ना हैरानो, गाहक हैरानो है। तो गुण तो है, और गुण लेकर के भी कई लोग आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। ये राइट्स रूम की जो कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा बड़ी अच्छी है, ये हो, और इस पर और भी लोग बात करेंगे। तो ये मुझे बेहद खुशी हुई कि केशव राय कम से कम उन्होंने इस शहर में एक पहल कर रखी है। वो कुछ नई बात कर जाए, ऐसी बात कर जाते हैं केशव राय कि थोड़ी देर के लिए हैरानी भी होती है कि वही कैसे सोचता है, और लोग क्यों नहीं सोचते हैं। लेकिन ये अगर रिवायत है, अगर परंपरा है, ये शुरू हो रही है, तो ये आगे भी बढ़ेगी, और लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, और यंग पीढ़ी तो आ रही है, उनका स्वागत है। वो आएँ, राइटर्स रूम को आबाद करें और किसी ऊंचाई तक ले जाएं, ये मेरी शुभकामना है। नमस्कार, धन्यवाद। तो अभी प्रश्न बाद में, हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, एक मिनट। संजय छेल साहब, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के जाने माने गीतकार, लेखक और निर्देशक, जिन्होंने 30 से ज़्यादा हिट फिल्में दी हैं, जैसे रंगीला, यस बॉस, दौड़, कच्चे धागे, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, किस्मत कनेक्शंस, मैंने प्यार क्यों किया, दिल तो बच्चा है जी, पार्टनर और इंदु सरकार आदि। आपको सन 1997 में फिल्म हालो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। आपने 4 फिल्मों का निर्देशन भी किया है, जिसमें सबसे चर्चित फिल्म संजय दत्त स्टारर फिल्म खूबसूरत है, और आपकी पुस्तकें भी करीब 10 पुस्तकें आ गई हैं, और एक और पुस्तक आने वाली है। अभी से आपको शुभकामनाएं बताएं। हाँ, राइटर्स रूम, वैसे आप गिरीश भाई ने भी कह दिया है, राम साहब ने भी कहा है, ये कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं। जैसे BR स्टूडियोज़ में उसे स्टोरी डिपार्टमेंट कहते थे, GPCP के वहाँ स्टोरी डिपार्टमेंट होता था। तो स्टोरी डिपार्टमेंट का कंसेप्ट ही हुआ है, वहाँ पे 4-5 राइटर बैठते थे, डिस्कस करते थे, और सब एक साथ मिलके एक सुर में एक कहानी का निर्माण करते थे, स्क्रिप्ट का निर्माण करते थे। लेकिन राइटर्स रूम पहले भी था, अब भी है।
अब थोड़ा उसे राइटर्स रूम का एक लेबल लगाया गया है। हमारी फिल्मों में आप देखिए कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं और चौथा होता है लिरिक्स। तो हम तो 4 डिपार्टमेंट एक साथ पहले से काम करते आ रहे हैं, 100 साल से करते हैं, जब से टॉकी फिल्में लगभग अभी बनने को आई 1931 से। तो ये नई बात तो है नहीं, पहली बात तो एक लेबल नया है। दूसरा ये कि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी बड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ती है। आपको एक राइटर में, 2 राइटर में ज़्यादा भरोसा नहीं है, आपकी इनसिक्योरिटी जो होती है आपके इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। इसमें 10 मस्तिष्क को एक रूम में बिठा के एक ही प्रोजेक्ट पे काम करवाना, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इसमें यह है कि आप श्योर नहीं है। और इसमें पहले भी होता था और आज भी है कि एक क्रिएटर होता था जो एक मशाल चाहिए, जो एक हाथ में लेके चलता है। एक आदमी का विजन होता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रिंसिपल राइटर हो, उसके साथ उसकी टीम बैठती है, उसके साथ उसको आप कंपार्टमेंटलाइज कर दो। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 लोग बैठ के लिखेंगे और 10 लोग बैठ के कव्वाली गाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कुछ राइटर्स हैं वो प्रिंसिपल राइटर हैं, कुछ राइटर्स हैं जो क्रिएटिव राइटर्स हैं, क्रिएटर हैं, शो के क्रिएटर, शो जो लीड करते हैं। मान लो कि मेरी कहानी है तो मैं उसको लीड कर रहा हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए और राइटर्स हैं और वो उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो राइटर्स रूम का ऐसा भी कोई कंसेप्ट नहीं है कोई नया है, और ऐसा भी नहीं है कि 10 लोग मिलकर एक ही चीज़ लिखते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, फिलहाल की कुछ कॉमेडी फिल्म बन रही है, उसमें ऐसा है कि स्टोरी किसी की है, मतलब कि किसी रीमेक की है, किसी साउथ की रीमेक हो या किसी हॉलीवुड की आइडिया हो, फिर उस पर स्क्रीन प्ले कोई लिखता है, फिर उसमें डायलॉग 2 लोग लिखते हैं, और उसके अलावा गैग राइटर होते हैं कि भाई जॉनी लीवर की एंट्री डालनी है एक, या एक आशुतोष राणा की एंट्री डालनी है, या एक राजपाल की डालनी है, तो वो सारे स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप के गैग्स डालने वाला लड़का कोई अलग होता है जो कहीं, तो इस तरह 7-8 लोग मिलकर करते हैं। इसमें कोई नई बात है नहीं। रही बात वेब सीरीज़ की, वेब सीरीज़ हमारे यहाँ जिस स्टेज पे है वहाँ पे अमूमन तो या तो यूपी की क्राइम की हमारे पास एक शक्ल आती है, या हम रीमेक बनाते हैं। अब रीमेक बनाने के बाद भी उसके अंदर और 7 राइटर चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग रीमेक बनाते हैं तो रीमेक क्यों बनाते हैं, पहली बात तो ओके। और अगर अब एक बहुत अच्छी, और उसमें भी रीमेक के बावजूद भी वो इतनी अच्छी नहीं बनती है जो ओरिजिनल की तरह। मतलब मैं चलो नाम ले ही लेता हूँ, 2002-3 में मैं जब लंदन गया था किसी शूटिंग में, तो मैंने एक DVD खरीदी थी, ऑफिस। वो DVD मुझे इतनी अच्छी लगी थी, ऑफिस पर कॉमेडी थी और उसमें अद्भुत उन्होंने मतलब वहाँ की ब्रिटिश ह्यूमर का इस्तेमाल किया था। उसी को हिंदी में बनाया गया तो मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई, जबकि उसमें भी 3-4 राइटर्स थे। तो ज़्यादा होंगे लोग तो फ्लॉप की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो शायद बढ़ जाती है, लेकिन हिट की जिम्मेदारियाँ उसके साथ आती नहीं है। गांव में एक बार ऐसा हुआ था कि एक गाय मर गई थी, तो किसी मर रही थी, तो किसी किसान ने कुछ करके उसको बचा लिया। तो उसका पड़ोसी दौड़ के आया, वो बोला कि मेरी गाय मर रही है तो क्या करना। तो बोला एक बड़ा पाइप ले, उसके गले में क्या हुआ, तो गले में घास अटक गई है, तो पाइप ले, बड़ा पाइप डाल, उसमें तो उसे फूंक दे, ये कर, कुछ भी अनाप शनाप कुछ एक नुस्खा बताया। और 5-10 मिनट के बाद वो रोता हुआ आया और उसने बोला तूने कमाल के मरवा दिया मुझे, मेरी गाय मर गई, ऐसा कैसे तूने नुस्खा दिया। तो मतलब मर तो मेरी भी गई थी। मुद्दा ये है कि आप ज़्यादा लोग हो, ज़्यादा ओपिनियन हो, वो कोई LIC पॉलिसी नहीं है कि आपको चलो रिफंड मिल जाए, इसका मतलब मौत के बाद भी कुछ मिल जाए, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन द नंबर ऑफ हेड्स आर ऑलवेज गुड, कि उस पर स्क्रूटिनी होती है, उस पर रिवीजन होता है। और अगर आप 10 एपिसोड की एक सीज़न बना रहे हो, 4 सीज़न बनानी है, तो एक आदमी सचमुच फिजिकली थक जाता है, आइडियाज़ एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल राइटर होते हैं उसके आइडियाज़ को आगे ले जाने के लिए 2-3 अलग राइटर्स होते हैं, वो फ़ायदा करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अब मुझे अगर यूपी बेस्ड क्राइम थ्रिलर लिखनी है तो मैं स्टोरी स्क्रीन प्ले तक अच्छा कर लूँगा, डायलॉग्स भी लिख लूँगा, लेकिन उसका जो लहजा होगा, जो वहाँ की जो ज़मीन की मिट्टी की खुशबू होगी, उसके लिए मुझे वहाँ का आदमी चाहिए। अगर कोई गुजरात की मिट्टी की खुशबू चाहिए तो कोई मुझे पूछेगा। तो वो लोकल टच जो देना होता है, जो एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, उसके लिए आपको एक एडिशनल राइटर की ज़रूरत पड़ती है, जो एक आपकी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट पे तड़का मार दे। अब कितने तड़के मारने वो प्रोड्यूसर की, मेकर की मैच्योरिटी पे और अगेन इनसिक्योरिटी पे डिपेंड करता है। तो मैं राइटर्स रूम का स्वागत भी करता हूँ कि राइटर्स रूम में एक तो है कि एम्प्लॉयमेंट राइटर्स को बढ़ता है, मतलब
एक पहले 2 लोगों को मिलता था, अब 10 लोगों को पैसे मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो हमारे बिरादरी के लोग कमा रहे थे, उससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो एक तो उस बात को लेकर प्रैक्टिकली मैं बहुत वेलकम कर रहा हूँ कि राइटर्स की डिमांड बढ़ेगी तो राइटर्स को जॉब भी काफ़ी लोगों को मिलेगा। और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि किसी एक की अगर वॉइस नहीं है, किसी एक की पहचान नहीं है, तो क्रेडिट भी बढ़ जाती है। और इवेंचुअली क्रेडिट जो होती है वो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, फिल्म मेकर को मिलती है जिसने ये बनाई है। तो राइटर्स की जो क्रेडिट होती है उसको धुंधला करने के लिए भी राइटर्स रूम एक बहुत बड़ा खतरा है। आप अब पूछेंगे कि भाई शोले किसने लिखी? सलीम जावेद ने लिखी। अब मान लो कि आज के दौर में शोले बन रही है, तो हमारे स्टोरी डिपार्टमेंट राइटर्स रूम जो है उसमें काफ़ी राइटर्स थे और उसमें सलीम और जावेद भी थे और उन्होंने मिलके लिखी है। तो आप किसी एक को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, आप किसी एक के माथे पे सहरा उस सक्सेस का नहीं बांध रहे हैं। सो अगेन टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो भी एक बात है। और अगेन ये भी है कि बहुत सारे डॉक्टर मिलकर सर्जरी कभी कभी पार बचा भी लेते हैं, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है। तो ये दोधारी तलवार है राइटर्स रूम जो है, मैं उसका प्रैक्टिकली स्वागत करता हूँ और मैं उसके भयस्थान भी देखता हूँ। मयूरपुरी, ये मेरा ब्लंट और बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन है और मुझे मजाक में दिल की बात कह देने की आदत है। या धन्यवाद। मयूरपुरी, आपने एक निर्देशक, फिल्म लेखक, गीतकार और अभिनेता के रूप में अपने 2 दशक के लंबे बॉलीवुड करियर में प्रभावशाली काम किया है, लेकिन आप मुख्य रूप से दिल से एक भावुक कहानीकार हैं और हमेशा रहेंगे। आप इंडस्ट्री के एक प्रमुख गेम चेंजर हैं जिन्होंने विभिन्न हॉलीवुड फिल्मों के हिंदी अनुवाद, ट्रांसक्रिएशन और रूपांतरण का कार्य किया है। मयूरपुरी का निर्देशन कार्य फिरदौस, आर यू लिसनिंग 2020 में मयूरपुरी की देखरेख में किए गए ट्रांसक्रिएशन प्रोजेक्ट हैं। 14 फिल्में, 16 टीवी शो, वेब श्रृंखला और 3 वृत्तचित्र जैसे द व्हाइट टाइगर, ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, मनी हाइस्ट, व्हाइट लाइन्स, फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स ट्रांसक्रिएशन परियोजनाएं, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, डेड मैन टेल नो टेल्स, इनक्रेडिबल्स 2, मोगली, लीजेंड्स ऑफ द जंगल, एवेंजर्स, एंड गेम, द लाइफ लाइन किंग, मालेफिकेंट, मिस्ट्रेस ऑफ एविल, फॉल्कन एंड द विंटर, सॉलिडल, लोकी। आपकी सफलता का सफर निरंतर जारी है। मयूरपुरी वो लेखक निर्देशक हैं जो आज का हर युवा उनके साथ जुड़ना चाहता है और आप लेखन पे वर्कशॉप करते हैं। और जैसे कि मयूरपुरी साहब का कहना है कि देश में मान लीजिए 135 करोड़ की जनता है, तो हर इंसान के पास अपनी एक कहानी है, लेकिन जब उससे बातचीत करते हैं तो 2 लाइन की कहानी होती है। आज मयूरपुरी जी को भी नए लेखकों की तलाश होती है, जो अच्छे लेखक होते हैं उन्हें ढूंढते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं। तो मयूरपुरी साहब। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप सबका यहाँ पे आने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केशव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश भाई, आपने बहुत अच्छी भूमिका बांधी, बहुत अच्छी बात कही। और मैं पर्सनली कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इस वक्त भाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे से एक कुर्सी छोड़ के सर आपने पुणे का प्रोग्राम पोस्टपोन करके आया। हाँ, मैं वो चलिए वो सब, अगर मुझे पता होता कि यहाँ इतना मज़ा आएगा तो मैं रखता ही नहीं और कोई प्रोग्राम। मगर यहाँ पे आके मैं बहुत खुश हूँ और जैसा कि मैं कह रहा था, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक सीट छोड़ के मेरे से राम गोविंद साहब बैठे हैं, जिनका नाम हम सुनते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, बहुत बड़े राइटर हैं और इंस्पायरिंग फिगर हैं। और संजय भाई के बारे में मैं क्या बताऊं, बड़े भाई की तरह हैं ये मेरे, और हमेशा इन्होंने मार्गदर्शन किया है, हमेशा इन्होंने बताया है और इंस्पायर किया है कि कहीं से भी फैमिली बैकग्राउंड ना होते हुए, कुछ ना होते हुए भी आप इस इंडस्ट्री में आके कुछ बन सकते हैं। तो मेरी जर्नी तो 20 साल पुरानी है। जुम्मा 99 में मैं यहाँ पे आया था, ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, बहुत छोटी सी कहानी है, छोटा सा थोड़ा बहुत काम किया है। लेकिन जैसा हम लोग इस चर्चा में बात करते आ रहे हैं कि राइटर्स रूम का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में कोई नई बात नहीं है। मैं उस दिन केशव जी से बात कर रहा था तो मैं यही बता रहा था कि मतलब बॉम्बे टॉकीज 1940s में भी एक राइटर्स रूम होता था, एक स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट होता था। बड़े कमाल की बात है, आई ड्रीम करके एक कंपनी थी, कुछ साल पहले उन लोगों ने, अभी बंद हो गई वो कंपनी, लेकिन उन्होंने बोला कि हम स्क्रिप्टिंग का एक नया दौर शुरू करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, और ये वो करके, और उसके लिए हमने एक डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम है स्क्रिप्ट एक्विजिशन डिपार्टमेंट। मैंने कहा यार एक्रोनिम तो देख लेते हैं, बिकॉज स्क्रिप्ट एक्विजिशन डिपार्टमेंट, SAD,
तो राइटर को सैड करके ही काम निकालना है सबको। मगर ये बहुत पेचीदा चीज़ है राइटर्स रूम, यानी कि जैसे एक देश होता है, सारे देश बराबर नहीं होते, एक अमेरिका भी होता है, एक इंडिया भी होता है, एक चाइना भी होता है और एक नॉर्थ कोरिया भी होता है, तो सारे देश बराबर नहीं होते। वैसे ही सारे राइटर्स रूम भी बराबर नहीं होते, अलग अलग तरह के राइटर्स रूम होते हैं। कुछ राइटर्स रूम में बहुत अच्छा काम होता है। बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ मैनेजिंग सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अगर नॉइज बढ़ता है तो आपका आउटपुट खराब हो जाता है, अगर सिग्नल बढ़ता है तो आउटपुट अच्छा रहता है। तो सबकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है कि नहीं, अगर इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है तो समझेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल तरीका है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ में ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन होता है या किसी भी काम की एफिशिएंसी बढ़ाना, कोई भी एक प्रोसेस जो होता है उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, इसका हमेशा तोड़ लोग निकालते रहते हैं। पहले कार्स बना करती थी तो हैंडमेड होती थी, वो एक एक पुर्जा उसका अलग अलग ठोक के टीप के फिर साथ में जोड़ा जाता था। फिर अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने जब अपनी कंपनी शुरू की तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है, हमको तो बहुत सारी कारें बनानी चाहिए, तो इस प्रोसेस को फास्ट कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसको कहते हैं असेंबली लाइन। आज दुनिया में सारी चीज़ें असेंबली लाइन पे ही मैन्युफैक्चर होती हैं, स्क्रिप्टें भी, करेक्ट। तो असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसी एक कन्वेयर बेल्ट रहती है, पहला पुर्जा यहाँ पे डाला, फिर एक कन्वेयर बेल्ट पे वो पुर्जा चल के आगे आया, दूसरे 2 दरवाजे फिट किए, फिर आगे आया, कांच फिट हुआ, फिर आगे आया, रियर व्यू मिरर लग गए, फिर आगे आया, पेंट हो गई, बाहर निकल के गाड़ी तैयार हो गई। तो ये जो असेंबली लाइन होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। वही है आज का मॉडर्न राइटर्स रूम, असेंबली लाइन ऑफ स्क्रिप्टिंग। सेम चीज है। जैसे बॉम्बे टॉकीज की आपने बात की, वहाँ मंटो जैसे राइटर्स, मंटो और प्रेमचंद जैसे राइटर्स, मंटो प्रेमचंद इतने बड़े बड़े इसमें चुकता है, ये सब राइटर्स जो थे महान लेखक, वो राइटर्स रूम में काम कर चुके हैं बॉम्बे टॉकीज से लेके बड़ी बड़ी जो कंपनी वहाँ जब थी तब। सो इट इज़ नॉट, बट मैं असेंबली लाइन में थोड़ा मैं उसे सहमत नहीं करूँगा। असेंबली लाइन इज टू cruel and crude expression for writers. So there is a no. You may in a cynical way you may say that it's a truth, but it's not that easy. The writing process and writing it's थोड़ा तो सेक्रोसेंट काम है। असेंबली लाइन की तरह का होता तो जो आज सास बहू की सीरियलें बनती है उसी क्वालिटी की सारी वेब सीरीज या फिल्में बनती कि चलो आपको देखे दिखाए सीन है, जैसे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी पता है, आपको कपड़े भी पता है, आपको लुक भी पता है, आपको दृश्य भी, ऑडियंस भी अब तो साथ साथ लिखने लगी है कि हाँ इसके बाद इसकी मौत होगी और इसका पुनर्जन्म हो जाएगा। असेंबली लाइन जब आता है हो जाता है क्रिएटिव काम में, तब उसकी आखिरी मौत है। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे हम लोग स्कूल में थे, 80s में फिल्में आती थी, जितेंद्र की जो फिल्में आती थी, साउथ की रीमेक आती थी, वो सारी असेंबली लाइन थी। वो कादर खान साहब ने कुछ 200-300 पिक्चर लिखी, वो रात को पिक्चर देखते थे, सुबह वही फिल्म के सीन डायलॉग लिख के शूट होती थी, और उसी तरह फिल्में, वहाँ अगर हीरो के नाक पे मक्खी है तो यहाँ पे भी नाक पे मक्खी होगी। तो असेंबली लाइन में अल्टीमेटली हुआ क्या कि 80s में आपकी वीडियो आते आते, वीडियोज़ का भी आने का वक्त हो गया था, और आते आते आपका जो अच्छा ऑडियंस था वो पूरा गायब हो गया, क्योंकि रिलेट करना बंद कर दिया। आपकी असेंबली लाइन फिल्म में हिम्मत वाला तोहफा, ये वो आती रही, और ऑडियंस एक पॉइंट पे, असेंबली लाइन क्रिएटिव वर्क जो होता है वो ज़रूरत इंडस्ट्री की है, लेकिन क्रिएटिव काम के लिए थोड़ी कभी कभी बाधा भी देती है। नहीं संजय जी, आप सही बोल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि क्या होता है, क्योंकि मैं 10 राइटर्स रूम में रह चुका हूँ, मैं खुद भी एक राइटर्स रूम चलाता हूँ, तो ये मेरा रोज का काम है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये आदर्श है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये होना चाहिए, मगर ये होता है, और ये बिल्कुल सही आपने बोला, इंडस्ट्री की जरूरत है। और सबसे बड़ा, अगर आप किसी राइटर्स रूम में शामिल होने जा रहे हैं या शामिल होना चाहते हैं, आपको सिर्फ यही चीज़ सोचना है कि इस राइटर्स रूम में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या राइटर्स को एम्पावर करने के लिए कर रहे हैं या उनकी पावर को कम करने के लिए कर रहे हैं। जो संजय भाई ने आपने पहले ही जो बोला कि इससे राइटर्स की एम्पावरमेंट कम भी होती है, कम हो सकती है, कि जो श्रेय एक राइटर को मिलना चाहिए। कई बार राइटर्स रूम में 2 राइटर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 8 राइटर जो है वो सिर्फ बाउंस बोर्ड है, वो सिर्फ बाउंसिंग करते हैं, वो सिर्फ ये ठीक है ये ठीक नहीं है, मगर वो भी काम है, वो भी जरूरी काम है। मेरा एक दोस्त था, उसका राइटिंग, उसने मेरे साथ में 3 पिक्चर लिखी, लेकिन उसने कभी पेन नहीं उठाया। 3 पिक्चर लिखी उसने मेरे साथ में, उसने कभी पेन नहीं उठाया। उसका काम यह था निरीक्षीर विवेक,
वो सीन सुनता था और फिर बोलता था छोटे ये बेकार सीन है, छोटे अच्छा। ये अच्छा सीन राइटर रूम में शामिल तो करने के क्राइटेरिया क्या रखते हैं सर? क्राइटेरिया अलग अलग कुछ लोग कोर्सेज करके आए होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे, कोई जर्नलिज्म से, कोई मास कॉम से है, किसी ने फिल्म मेकिंग का, फिल्म राइटिंग का कोर्स किया होता है, किसी का कुछ अनुभव है, किसी ने शॉर्ट फिल्म बनाई है। इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, कोई निश्चित डिग्री तो नहीं है। इस इंडस्ट्री में हर इंसान अपना खुद का चलता फिरता बायोडेटा है। सही बात। करेक्ट। आप गए किसी से मिले, 5 मिनट आपने बात किया, सामने वाला आपको ताड़ लेता है कि भाई आप इंसान ठीक हो कि नहीं, आपका उठना बैठना ठीक है कि नहीं, आपका बॉडी ऑर्डर तो नहीं है उसलिए लोग काम नहीं करेंगे आपके साथ, आप साफ सुथरे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, आदर्श राइटर्स रूम ये होना चाहिए कि राइटर्स एक दूसरे को एम्पावर करें। अब मैं आदर्श राइटर रूम की बात, आपने ऑफिस की बात की तो मैं ऑफिस का किस्सा बताता हूँ आपको। ऑफिस रिकी जर्वेस ने शुरू किया, उसका खुद का शो था, उन्होंने ब्रिटेन में ये शो शुरू किया। अब जब वो शो अमेरिका में उसका वर्जन बना द ऑफिस करके, स्टीव कैरल उसके हेडलाइनर थे और बीजे नोवाक और मिंडी कैलिंग ये उसके लीड राइटर से, और भी 4-5 राइटर्स रूम हुआ करता। बीजे नोवाक ने एक किस्सा बताया, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, कि वो लोग हर सीजन की शुरुआत में जब स्क्रिप्टिंग करने के लिए बैठते थे तो पहले 1 महीने का पीरियड होता था जिसको राइटर्स रूम में रेनबो पीरियड कहा जाता था। अच्छा। रेनबो पीरियड का मतलब है कि हर रंग अलाउड है, यानी कि कोई भी आइडिया शॉट डाउन नहीं किया जाएगा, चाहे वो जूनियर से जूनियर राइटर ने वो आइडिया दिया है वो बोर्ड पे लिखा जाएगा। अच्छा। वो जरूर लिखा जाएगा, उस पर 5 मिनट डिस्कशन जरूर होगा, फिर एक्सेप्ट करें ना करें वो अलग बात है, बट इट्स अ रेनबो पीरियड, यानी कि एक नए से नया अनुभवी राइटर हो, अनुभवहीन राइटर हो, मगर वो आके अपना सजेशन दे सकता है बिना डरे। क्योंकि राइटर्स रूम में ज्यादातर रील राइटर्स जो है वो इंटेंशन बताते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं बताते। तो राइटर्स रूम ऐसे चलता है ना कि अगर मैं क्रिएटर हूँ तो मैं इंटेंशन बताऊंगा, यार यहाँ कुछ कॉमेडी होनी चाहिए, ये 2 कैरेक्टर्स को यहाँ पे मिलना चाहिए, और रेलवे स्टेशन पे नहीं होना चाहिए, एयरपोर्ट पे होना चाहिए, थोड़ा क्लास आएगा, थोड़ा गुड लुकिंग शो, ऐसी सारी चीज़ें मैं बोलूँगा अगर मैं क्रिएटर हूँ तो। करेक्ट। तो वो मेरा विजन है, उसको एग्जीक्यूट वो लोग बैठ के करेंगे। तो उस एग्जीक्यूशन में जो वीकेस्ट लिंक है वो आपकी कितनी स्ट्रांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसको बोलने का हक होना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जा रहा है, मेरी वॉइस को कोई सुन रहा है, उससे वो राइटर्स रूम, हर राइटर्स रूम का सेम, जैसे एक अगर कोई कंपनी है जिसमें मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव जूनियर ज्वाइन होगा, फिर धीरे धीरे मैनेजर बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, फिर धीरे धीरे वो रीजनल डायरेक्टर बनेगा, फिर बाद में वो शायद CEO बन सके कंपनी का। सेम वही है, हर राइटर बिगिनिंग में इंटर्न का काम करता है इन द राइटर्स रूम, कॉफी लेके आने का उसका काम होता है, समोसा कचौरी ऑर्डर करना, सबके लिए खाना ऑर्डर करना और सिर्फ सुनना, ये शुरुआत होती है राइटर्स रूम में। फिर धीरे धीरे उसके सजेशन लेने शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे सीन दिए जाते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसकी ख्वाहिश यही होती है कि मैं आगे चल के एक दिन खुद क्रिएटिव राइटर या खुद क्रिएटिव फिल्म मेकर बन जाऊँ। तो ये प्रोसेस है और ये बरसों से चला आ रहा है, कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट मैं मयूर की तो बात से बिल्कुल सही, मैं अगर अपनी खुद की भी बात करूँ, जब मैंने 93-94 में इंडस्ट्री ज्वाइन की तब नया नुक्कड़ पार्ट 2 सीरियल बन रही थी, सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा, कुंदन शाह वगैरह बना रहे थे। तब उसमें प्रोड्यूसर्स रूम था, क्योंकि उसमें 3 प्रोड्यूसर थे, चौथे साथ में शेखर कपूर थे, 5वें श्याम बेनेगल थे। उन्होंने कोई कंपनी बनाई थी, चैनल दोस्ती या समथिंग, और वो लोग ये सीरियल बना रहे थे मेट्रो मुंबई मेट्रो डीडी मेट्रो के लिए। तो उसमें मैं नया नया इन्वॉल्व हुआ था, तो मैं वहाँ पे काफ़ी सीनियर राइटर थे, इनायत अख्तर साहब थे, इम्तियाज़ हुसैन थे, और बाकी बहुत सारे राइटर थे, क्योंकि नुक्कड़ जिन्होंने पहले लिखी भी थी, और मैं नया था और मेरा काम ही आइडिया नहीं था, और बाद में धीरे धीरे मैं एपिसोड भी लिखने लगा। उसी तरह कुंदन की फिल्म कभियाँ कभी ना में कभी कोई एक आध सीन दे दिया, राजू बन गया में कुछ एक आध लिख लिया। लेकिन इन्होंने जैसे कहा मयूर ने, मैं उसी बात पर कि वहाँ पर बहुत मुहज़्ज़ब मैच्योर्ड फिल्म मेकर्स थे, तो वो राइटर्स की इज्जत समझते थे, उनको पैसे देते थे, और किस तरह किसको क्या इस्तेमाल करना और किसको कितना एनकरेज करना, वो एक अच्छी डिसिप्लिन, अच्छा माहौल था, एक बहुत हंसता खेलता माहौल था। अगर वो माहौल अगर राइटर्स रूम में अच्छा ना हो, देन इट बिकम्स अ हेल। इट्स लाइक अ जॉइंट फैमिली विदाउट एवरीवन लविंग ईच अदर। तो जॉइंट फैमिली तो अपने आप में महान कंसेप्ट है ही, हम संयुक्त तो परिवार भावना बने नहीं तो फिर हेवन का हेल हो जाता है। सो अगेन ये भी कि नए राइटर्स आपके वहाँ असिस्टेंट बन के आते हैं, असिस्टेंट राइटर बन के आते हैं, धीरे धीरे कुछ चुटकुला सुनाते हैं या कोई कविता सुनाते हैं, या कभी कभी नया आइडिया दे दिया और वो चिपक गया और फिर उसको आपने इनकरेज किया। ये परंपरा है, ये परंपरा है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि राइटर्स रूम का मतलब ये एक लीड राइटर जो होता है, जो क्रिएटर ऑफ द शो होता है, उससे क्रेडिट डेफिनेटली मिलनी चाहिए। साथ में भले आप 10 अलग अलग राइटर्स रखो, जो भी करो, तो देन
show will belong to a one voice, and if there is a one voice, then there is a song. Otherwise, it's a chaos. सही बात। तो मुझे लगता है ना संजय भाई कि इसलिए कई बार अब जब इंटरनेशनल वेब सीरीज या हमारे पास की भी वेब सीरीज में शो क्रिएटेड बाय होता है, Right. कई बार जो विजन रख रहा है, Right. जिसको ये मालूम है कि ये इसका डायरेक्शन है, ये इसका Right. अप्रोच है, और फिर दूसरे राइटर्स उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। Right. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे जब हमने फार्गो की बात की, तो इथान कोहेन और जोएल कोहेन का ऑलरेडी वो विजन है, वो एक सुपरहिट फिल्म है। उसके बाद जब आप उसका सीजन कर रहे हो तो बेसिक थॉट जो कोहेन ब्रदर्स का है वो वही रहेगा कि वो एक नैगिंग वाइफ है और फिर खून हो जाता है और उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो राइटर्स हैं, उन राइटर्स ने उसको फिर एक ऊंचाई पर वो लेके गए। उसके बाद जब सेकंड सीजन आया तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब सारे सीजन्स में हो ये रहा है कि फार्गो जो है वो सिर्फ जगह है, उस जगह तक ही वो सीमित रहा और बाकी सब कुछ है वो बदलता रहा। Fargo has gone far away. far away। अच्छा, उसी तरीके से जैसे आप मयूर भाई ने कहा, उसी तरीके से मुझे लगता है कि कई बार ऑफिस, जो आपने कहा कि ऑफिस को पहले फिर लंदन ब्रिटेन में बनाने के बाद फिर अमेरिकन बना, फिर हमने यहाँ पर इंडिया में बनाई। लेकिन हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि इनको बिल्कुल हंसी नहीं आई, मुझे भी हंसी नहीं आई। उसी तरीके से कई बार जैसे योर ऑनर बनाई हमने, जो इजरायली था उसको फिर हिंदी में बनाया, जैसे कि अपलॉज करता है, एबेंडेंशिया करता है, कि कई बार हम ओरिजिनल सीरीज को लेकर उसके राइट्स लेकर वो पूरी तरीके से, जैसे आर्या बनी है या हॉस्टेजेस बनी है, ये भी वही है जो कि टिपिकली स्क्रीन बाय स्क्रीन, बेसिकली वो स्क्रीन प्ले भी उसी तरीके का, भाषा और कलाकार चेंज हुए हैं, बाकी सब कुछ इंडियनाइज वर्जन है। तो उसमें कई बार हमको वो पुरानी बात नहीं दिखाई देती जो ओरिजिनल में होती है। लेकिन हाँ, पर उसी के अलावा अगर कई सारी इंटरनेशनल वेब सीरीज में जो कॉन्टेक्स्ट है, खासकर फिल्मों की जो ज़मीन बिठाई जाती है और उसके बाद जब सीरीज क्रिएट होती है, जैसे कि स्क्रीम है, उसी ज़मीन पर जब खड़ी होती है तो वो एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से इस वक्त हम इतने फर्टाइल है कि हर तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। बहुत बार हम मुखी भी खाते हैं, कई बार बुरे भी सीरीज बन रहे हैं, कई बार लोगों को पसंद भी नहीं आते, यानी कि बेताल नहीं पसंद आई लोगों को, बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके अलावा अगर पॉलिटिकल सीरीज में कहा जाए तो जितनी भी थ्रिलर पॉलिटिकल, खासकर जैसे आपने नॉर्थ की, जहाँ पर अब अधिकांश क्राइम को ग्लोरीफाई करती हुई जो सीरीज है, वो उसमें 70-80% सीरीज हिट है। राइट। जो इनसे अलग लीग पे चलती है, जैसे कि नहीं, उसमें क्या बिगिनर्स लक वाली बात है, जिसने शुरुआत में जिन्होंने बनाई उनकी चलनी थी। क्योंकि वो वहाँ की वायलेंस, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की गालियाँ, वहाँ का सेक्स, वो आप पहली बार देख रहे हैं। आप जब इंडिया में, बंबई में जो पहली बार कलर टीवी आया था तो भीड़ लगी ही थी। अब थोड़ी मेरे घर में भीड़ लगेगी, अब तो घर घर में कलर टीवी है। तो वो बिगिनर्स लक है। और दूसरा कि आपने देखा होगा कि राइटर्स रूम के बावजूद और इतने सिंसियर एफर्ट्स के बावजूद जितनी रीमेक्स बनाई है, जो मैक्सिकन बैकग्राउंड की है या पोर्टुगल बैकग्राउंड की है, उसमें से काफ़ी नहीं चली क्योंकि एडेप्टेशन भी नहीं हुआ है और उसको एक सुर ऊपर ले जाने के बजाय वो एक सुर नीचे गया है। ऐसा बहुत बार और राइटर्स रूम हमारे हॉलीवुड में भी पहले भी रहा ही है। वहाँ जैसे एक अगर मैं राइटर हूँ, मैंने एक स्क्रिप्ट दी और वो मेरी स्क्रिप्ट जिम कैरी को पसंद आई तो जिम कैरी अपने राइटर को लिखने देंगे। फिर डायरेक्टर बोलेगा मेरा अपना वर्जन, तो 3 राइटर्स तो वहाँ होते ही हैं। सही बात। तो वो राइटर्स रूम का तो की रिवायत रही है। अब हमने एक ग्लोरीफाइड नाम दे दिया है और वो उसमें अच्छा भी है। मुझे लगता है फिल्मों में राइटर्स रूम अभी तक उतना कारगर नहीं हुआ। 2-3 राइटर जो हमेशा होते हैं, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और गीतकार के अलावा सीरीज के लिए, क्योंकि वहाँ काम भी बहुत है, घंटे भी बहुत देने हैं और कांस्टेंट काम करना है। और जैसे मेरे मित्र मयूर जी ने इस बात को एक ऑनरेबल हाइट दे दी कि भाई असेंबली लाइन है, तो मयूर भाई का क्या पिचिंग, अपना पिचिंग बहुत अच्छा चलता है। ड्यूरिंग द शो भी ना अपना एक उन्होंने इन फिल्म कर दिया है, तो वो कहते हैं कि वो राइटर्स रूम को असेंबली लाइन का एक महान काम गिनते हैं। सो आई थिंक आई वांट टू सम इट अप कि असेंबली लाइन हो या जो भी हो, राइटर्स रूम दोधारी तलवार है। वो कभी कभी मार भी सकती है, कभी कभी तार भी सकती है। वो तो है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि इन सारी प्रोसेस में हम अगर पहले से लेकर अभी तक आए तो राइटर्स इवॉल्व ही होते हैं।
इवॉल्व ही हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है, और करीब ये 3 सालों में लॉकडाउन के बाद खासकर जितना एक्सपोजर यहाँ की ऑडियंस को मिला है, उतना ही एक्सपोजर राइटर्स को मिला है। अब एंथोलॉजी इट हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। बोलिए ना प्लीज। आई डोंट थिंक जितना राइटर को मिलना चाहिए उतना एक्सपोजर मिल रहा है। आप बोल रहे हैं, लेकिन आप 10 शो का नाम बता दीजिए और वो शो किसने लिखा है आपको नहीं पता होगा, या यहाँ बैठे किसी से राइटर्स का एक्सपोजर का मतलब है कि राइटर, मैं एज अ राइटर, लेकिन राइटर्स को लोग जानते नहीं है। हाँ, कोई एक्सपोजर नहीं है। ये तो अब रो रो के, जैसा आपने बोला आज पेपर में, वो भी इसलिए कि हंसल भाई इस वक्त बड़े नाम बन चुके हैं। आपने अभी बताया स्कैम के बाद, क्योंकि स्कैम उनका चल गया, और अभी क्या वो चढ़ते सूरज को, चमत्कार को नमस्कार करना ही पड़ता है सबको। तो इसलिए अभी अब अगर हंसल भाई ने बोला होगा नहीं मुझे सबका नाम चाहिए तो डालेंगे, लेकिन ये पहल बिगिनिंग में नहीं हुई थी, अभी हो रही है। OTT नया नहीं है, 4 साल हो गए OTT को रेगुलर शोज इंडिया में प्रोड्यूस करते हुए, बनते हुए ये 4था या 5वां साल है, और नहीं किसी को किसी का नाम याद, मुझे बहुत सी सीरीज में किसी को याद नहीं है। मुझे मिर्जापुर सीरीज किसने लिखी बता दीजिए आप। किसी को नहीं पता। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैं इसमें 2 तरीके से बात, जब हम लोग टेलीविजन का शुरुआत में जब करते थे, जैसे जी शुरू हुआ, और जो मैंने 20-25 सीरियल लिखी, और इनिशियल जो मेरी सक्सेसफुल सीरियल हुई नया नुक्कड़ या फिल्मी चक्कर, या 2000 मतलब सास बहू की आने तक का, तब संजय छेल का नाम, मतलब संजय छेल के नाम की सीरीज है, उसको इतने पैसे मिलने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से राइटर्स थे उस वक्त। तो इसके जैसे आपने रेखा निगम का नाम लिया कि ये राइटर है, कि ये विनीता नंदा है, ये विनीता कोयलो है, ये संजय छेल, इसका नाम है, उसकी स्टाइल, उसको पैसे मिलने चाहिए। तो वो जो एक ड्यू होता है, वो ड्यू, जैसे सलीम जावेद ने ड्यू लेना शुरू किया पंडित मुखराम शर्मा के वक्त से के काम के बाद भी, जैसे अख्तर मिर्जा को मिला, जैसे कुछ कादर खान को मिला। तो वो जो ड्यू मिलने, बिल्कुल सही बात कही मयूर ने कि आप, चलो मैं 10 सीरीज का आपको नाम बताता हूँ, आप मुझे 10 राइटर के नाम बता दीजिए। नहीं, मेरा एक्सपोजर से मतलब ये है कि उनको एज अ राइटर एक्सपोजर उनको इंटरनेशनल बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट का भी मिला है। पर्सनल तौर से अब शुरू हुआ, जैसे कि मैं बड़ा हतप्रभ रह गया, या जैसे इन्होंने आज हंसल मेहता की बात की, तो 3 महीने पहले जब हसीन दिलरुबा तापसी पन्नू स्टारर जब लॉन्च की गई, तो उसमें सबसे पहला नाम कनिका ढिल्लन का था। तो उसके ऊपर एक इशू हुआ, उसके ऊपर स्टोरी की गई कि पहली बार नेटफ्लिक्स की सीरीज में राइटर का नाम पहला रखा गया, उसके बाद डायरेक्टर का नाम आया है, बिकॉज वो फिल्म है। या ऑफ कोर्स तो वहाँ राइटर्स रूम तो मायने रखता ही नहीं है। हाँ, बट उसके अलावा भी मुझे लगता है कि राइटर्स इवॉल्व। और दूसरा खत्म होने के बाद, आई एम वेरी हैप्पी फॉर कनिका, एंड कनिका इज अ वेरी pragmatic and practical girl, so she knows her worth and she can get it done. But Kanika is in a way she is a fortunate person. वो privileged है, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स उनको मिले हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, privileged है। बहुत सारे नॉन प्रिविलेज्ड राइटर्स हैं जिनको ये बिल्कुल जैसे जूही के बारे में, जूही चतुर्वेदी का भी प्रिविलेज्ड है, क्योंकि कई बार उनके नाम के साथ, उनके प्रोजेक्ट के साथ उनका नाम जुड़ता है। और OTTs अब मुझे लगता है कि दे हैव स्टार्टेड पेइंग हिट टू हिट। अब वो धीरे धीरे ध्यान रख रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जैसे आप मिर्ज़ापुर की बात कर रहे हो, तो शो के क्रिएटर 2 लोग हैं, उसके अलावा 3 या 4 राइटर्स हैं। तो इन सारे राइटर्स में हो सकता है कि उसमें बहुत, जैसे मुझे लगता है उसमें करण अंशुमन थे पहले वाली में, अब करण अंशुमन मुंबई मिरर, या सो करण, अब क्या है कि 1 या 2 के बाद मुझे लगता है कि रे और इस तरीके की सीरीज आने के बाद अब थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेने लग गए लोग। अब जब मैंने कनिका ढिल्लन के बारे में बात की, या फिर इनके हंसल मेहता के बारे में, या जूही चतुर्वेदी की फिल्म के बारे में जब लिखा गया और मैं पढ़ता आया, तो मुझे अभी लग रहा है कि नहीं, दे आर गेटिंग देयर ड्यू। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि लेट हो रही होगी प्रक्रिया 4 या 5 साल के बाद, बावजूद इसके कि लाइट है। हाँ, मैं यही काफी हाँ आशावादी हूँ मैं। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, और मैं यही पॉजिटिव हो तो अच्छा है जी, और के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी चेंज नहीं होती। मैं यही कहूँगा कि रियलिटी में हर राइटर का PR इतना अच्छा नहीं होता। नहीं होता जी। और ये इट इज मोर PR ड्रिवन थिंग
than actually. Honestly, I'm very frank. या ये नहीं, of course, you need आपने to be बहुत frank. अपफ्रंट बात की। मेरी भी जब फिल्में चली रंगीला, यस बॉस 3-4 साथ में चली, तो मैंने भी अपना पीआर अपने पैसों से, अपने दमखम के से स्टार्स को कह के कुछ करवाया था, वरना मुझे पता था कि मेरा यहाँ कुछ होगा नहीं। मैंने मैनिपुलेट किया था पीआर को, मैनिपुलेट मतलब रिक्वेस्ट की थी, इंटरव्यूज दिए थे, ज्योति जैसे मित्र थे मेरे काफ़ी, और जब बॉम्बे टाइम्स ही नया नया था तो काफ़ी मैंने उसके लिए मेरी पर्सनल मेहनत की थी। सलीम जावेद ने पोस्टर्स पे अपने नाम खुद लिखवाए थे रातों रात, तो वो सबने अपना अपना पीआर किया था। मतलब जब राजेश खन्ना की फिल्में चली तो उन्होंने सुपरस्टार के अपने बोर्ड लगवाए थे। गोविंदा जब आया फिल्म में एज एन एक्टर, गोविंदा आलारा के बैनर लगे थे। तो ये जो कर सकता है, हाँ, जो कर सकता है, चाहे वो राइटर हो या संगीतकार हो या कलाकार हो, जो अपनी पब्लिसिटी कर सकता है बेशर्म होके या इंटेंसिटी से, या जो वो कर सकता है, वो कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। बट व्हाट मयूर इज सेइंग इज वेरी ट्रू कि अगर 100 राइटर है तो उसमें से आप किसी एक कनी का या किसी एक संजय छेल का या मयूर का नाम देके उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा यह है कि राइटर्स रूम की वजह से उनकी राइटर्स की कंट्रीब्यूशन और एक इंडिविजुअल जो होता है उसको जो एक नाम मिलना चाहिए वो ओझल हो रहा है, आउट ऑफ फोकस हो रहा है, और वो जो डिवाइडेड ग्लोरी जो होती है वो राइटर्स को आगे चल के फायदा देती नहीं है। क्योंकि मान लो किसी एक राइटर की 2 अच्छी सीरीज आ गई और तीसरी बुरी गई, तो वो कोई ये नहीं कहेंगे कि उसमें और लोग भी थे, बोले हाँ उसकी लास्ट चली नहीं है। तो डिवाइडेड ग्लोरी जो होती है वो बहुत खतरनाक चीज होती है। और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आफ्टर 35 फिल्म्स इन 25 इयर्स कह रहा हूं मैं। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग टू व्हाट संजय भाई सेइंग। बहुत छोटी सी बात है, देखिए आज अगर आपने राइटर को एम्पावर किया और उसको क्रेडिट दी, कल आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। यही बात, आप समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है। अच्छा, इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, सबसे बेस्ट। मयूर है तो मयूर तो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा इस बारे में कहेगा कि एक ज़माने में म्यूजिक लक्ष्मी प्यारे, आनंद बख्शी, क्लैप्स, आर.डी. बर्मन गुलजार, आर.डी. बर्मन मजरू, आप मतलब गांव में हो तो भी आप पोस्टर से अच्छा इसका म्यूजिक ऐसा होगा, नौशाद शकील, ठीक है। आज की फिल्म जो है, मैं पिछले 10 फिल्मों में आप कोई भी एक लिरिसिस्ट का, कोई भी एक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम मुझे बता दो, कौन कोई जुयल है, कोई ये है वो है। मतलब मैं फिल्म में करूं, मेरा काम है, मैं सारी ऐड देखता हूं, मैं स्टडी कर, तो भी मुझे पता नहीं कि एक फिल्म में कितने गीतकार है, कितने संगीतकार है, और कौन से आदमी ने कौन से गाने का रिमिक्स किया। और रिमिक्स करने वाला जो रिमिक्स जो लिखता है उसका नाम होता है, और ओरिजिनल इंडियर का नाम नहीं होता। अरे जिसका मुखड़ा हिट हुआ है उसका तो गाना तो उसी का बनता है ना। फिर मैं उसके सेकंड थर्ड फ्रेजेस जो भी लिखने हैं वो तो मैं 100 लिखूं मैं। सही बात। तो आज जो म्यूजिक इंडस्ट्री की जो हालत हुई है, जिसमें आपके पास कोई स्टार ऐसा कोई मतलब, ये इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, ये उसका ये जो मतलब कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री में हुआ है वो ही ओटीटी राइटिंग इंडस्ट्री में हो सकता है। राइटर्स रूम के ये खतरा है। और ये मैं आपको मैंने बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, इससे बड़ा कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता। और करेक्ट, आज हम 2021 में बैठे हैं ना, 2025 में किसी पैनल में कोई बोलेगा कि ये इतने साल ये प्रॉब्लम है, ये हम 5 साल पहले बोल रहे हैं, बट वी कैन सी इट हैपनिंग कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ जी, बीआर चोपड़ा साहब के ग्रुप में और पहले जितने बड़े बड़े नामी निर्देशक हैं उनके ग्रुप में लेखकों का एक स्थापित लेखक होते थे, क्या सर? जी जी, हाँ, एक क्या है, स्थापित लेखक होते थे। उसमें किस तरह का डिस्कशन होता था चोपड़ा साहब से आपका? कई बार जैसे कि होता है ना कि नहीं ये मैंने कह दिया तो ये होना चाहिए, ये बदलेगा नहीं, किरदार को लेकर, तो वो उस तरह का कुछ अनुभव बताएं। तो वैसा डिस्कशन या बहस आज के दौर में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या इसमें होती होगी इस तरह के राइटरों में? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ खास करके चोपड़ा साहब के बारे में। चोपड़ा साहब से अच्छा वो बैठते थे और फिर राइटर से घिरे होते थे जी, लेकिन वो बड़ा ही ऐसा खेल खेलते थे वो जैसे उनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल अनाड़ी जैसे, बिल्कुल यही व्यवहार होता था उनको कुछ नहीं आता। उनके सामने जितने इस सारे के सारे अक्लमंद विद्वान लोग बैठे हैं और उनको सुनते थे। उसके बाद एक मत अपना वो देते थे और 12 के 12 जो होते थे उनको धराशायी कर देते थे। ये चोपड़ा साहब थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेचने का और बिक जाने का जो फार्मूला है ये पहले भी था, ये आज भी है, ये हमेशा रहेगा। सही बात। सारा का सारा जो खेल है ये बिकने वाला खेल है, सेल्समैनशिप है।
राइट। हम जब खुद को बेचने निकले, बाजार में खड़े हैं और हम बोली लगा रहे हैं अपनी और ग्राहकों को भी देख रहे हैं, तो जो बिकने खरीदने का सिलसिला है ये जिसके हाथ में आता है वही अपनी मशाल उठा लेता है और चल पड़ता है। तो इसके लिए कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल आज तक फिल्मों में बन ही नहीं पाया। इस पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि ये सिलसिला, अच्छा इसका आप जब तक कोई फॉर्म तय नहीं होगा किसी चीज़ का तब तक उस पर आप कुछ कर भी नहीं सकते। सही बात। जी जी। तो मुझे नहीं लगता कि आज तो कोई हम ऐसा फॉर्म बना पाए हों कि हम निश्चिंत होकर के ऐसे लेकर ये सब लोग कुछ अपने निश्चित रहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो यही है, तो ये सब कुछ उनके यहाँ लेकिन दूसरे तरह से होता है। किस तरह की बहस हम जब होती हाँ है? भाई जब हम बातचीत करते थे तो कभी कभी वो बड़े नाराज होते थे, उठ के खड़े हो जाते थे, ये क्या है, ये क्या बकवास। तो उनसे ज़्यादा हम नाराज होते थे भाई, हम भी उठ के खड़े हो जाते थे फिर इसे बकवास क्या है? और अगर आपको बकवास लगती है तो यू आर द बॉस, आपको जो जी में आए कीजिए, हमारी क्या जरूरत। बहुत उस पर और नाराज होते थे, नहीं तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, चाप इसकी बात मत करो, जो मुझे सुनना पड़ेगा मुझे तुमको झेलना पड़ेगा। ये चोपड़ा साहब। तो किससे कैसे कुछ काम निकाला जाता है, क्योंकि वो एक 30s का वो ग्रेजुएट, अंग्रेजी भाषा का विद्वान, ऐसे ऐसे प्रोफेसर को उनसे जो हमारी बातचीत होती, कैसे कैसे ऑथर्स थे जिनसे उनका मिलना, उसके बाद इतना लो प्रोफाइल रखना कि छोटा सा आदमी भी चोपड़ा साहब को अपना दोस्त समझता था कि इसके गले में बाहर डाल दो। ये उन्होंने बना के रखा, लेकिन ये बना के रखने में उनका अपना नाम हमेशा ऐसे ही रहा, ऊंचा ही रहा, कभी नीचे नहीं आया, क्योंकि हर आदमी उसको ये मालूम था कि ये आदमी मुझे उठा के सीढ़ियों से ऊपर ले जाएगा, ये मुझे नीचे नहीं आने देगा। ये ख्याल उनका, इसीलिए उनके साथ राइटर्स होते थे और उनको राइटर्स की कीमत, राइटर्स की अहमियत मालूम थी, इसलिए कि वो खुद लेखक थे। सबसे पहले वो लेखक हुए, पत्रकार हुए, उसके बाद वो फिल्मों में आए और फिल्मों का सारा काम उन्होंने किया। तो जब जानकारी होती है और बेचने का तरीका मालूम हो जाता है, बिकने का उसूल हमें पता चल जाता है, उसके बाद हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। सही बात। ये सारा कमर्शियल है, व्यावसायिक है। जिस दिन इससे व्यवसाय निकल जाएगा तो आर्ट ही आर्ट रह जाएगा, फिर फैसला आपके हमारे हाथ में नहीं होगा, न जनता के हाथ में होगा, न आपके हाथ में होगा, फिर वो क्योस होगा। उस क्योस से हर आदमी डरता है, इसलिए हर आदमी अपने आप को बेचते वक्त सबको देखता है, सबकी नज़रें होती हैं। तो ये सारा स्कूल हमने BR साहब के यहाँ बैठ के पढ़ा, उनको सुना, और उन्होंने फिर यही बताया कि देखो कोई भी चीज़ दुनिया में, तुम जो भी चीज़ बनाओ, अगर वो कहीं ना कहीं समाज से नहीं जुड़ती है तो तुम उसमें हिट नहीं हो सकते। ये मेरा सवाल है। सही बात, बराबर। तो कहीं ना कहीं तुम्हें समाज से जुड़ना ही पड़ेगा, तुम उसको छोड़ के अलग अपनी मशाल लेके नहीं चल सकते। और आप क्या कहते हैं, 5 मिनट कहानी लगना चाहिए, बाद में जिंदा किरदार क्या? अरे फिर इस पर हमारी बड़ी बहसें होती थी, लेकिन वो एक अच्छा दौर था उनके साथ, हमने बहुत अच्छा समय बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखा। जो सीखा आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें कितना सही है उसको रख लीजिए, कितना गलत उसको। श्रेय की लड़ाई होती थी सर, हाँ श्रेय की लड़ाई में कैसे आप सुलझाते थे BR साहब? जी, लेखक सब अपने आप को दिग्गज समझते हैं और श्रेय की लड़ाई होती होगी, क्रेडिट की क्रेडिट की लड़ाई में तो वो अपने अकाउंटेंट को बोलते थे, चोपड़ा साहब, अकाउंटेंट, तेरा नाम मैं देने वाला हूँ क्रेडिट की लड़ाई की बात करता हूँ। अब आप सोचिए उस अकाउंटेंट का हाल। संजय जी ने जो कहा, हाँ, बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताया कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट is actually creating an insecurity, and that insecurity is the cause of creating these writers. Am I right? Yeah, and also a lot of pressure. But see, this insecurity is making the whole industry insecure. That's what you said next. In a way. In a way, you just imagine, अगर हमारे दिमाग में insecurity एक बार आ गई, being suppose I am a producer or a director, once the insecurity came in my mind, I will make everybody insecure. नहीं, जैसे अभी कोई बड़ी बीमारी है तो हम सेकंड ओपिनियन तो लेते ही हैं। तो ये बड़ी बीमारी की तरह इसको मान के चलो बस। अभी इन्वेस्टमेंट, फिल्म मेकिंग बड़ी बीमारी है। फिल्म मेकिंग जो है वो महामारी है कोई ऐसी कि जिसका आप 3-4 एक्सपर्ट को दिखाएंगे तभी। बड़ी बढ़िया बात आपने कहा जी। The amount of investment
instead of working on that writer who must have taken the first lead. नहीं, First सेकंड episode. चीज़ क्या हुई है कि जब से कॉरपोरेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, तब अब इन्होंने बी आर चोपड़ा किया, तो उन्होंने क्या किया, आखिरी मत तो उनका होता था, तो वो तो करेक्ट ही है कि भी अगर मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ मणिरत्नम के लिए तो आखिरी मत उनका ही रहेगा, मेरा नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मैं एक ऐसे मशीन के लिए काम कर रहा हूँ जिसकी एक शक्ल नहीं है, इट्स ए मॉन्स्टर विदाउट द फेस, कॉर्पोरेट, मैं उनकी गाली नहीं दे रहा हूँ ना, उनकी मैं निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सही बात। स्ट्रक्चर है एक, आपके सामने एक मॉन्स्टर है, एक मशीन मॉन्स्टर है, तो आपको उसके सामने 10-15 इंसान चाहिए लड़ने के लिए, तो उनको उनके पास एक कलेक्टिव विजडम होती है, सही बात। और आर्ट कभी भी कलेक्टिव विजडम से नहीं चलती है, कम्युनिटी राइटिंग से नहीं चलती है, वन मैन विजन से चलती है। क्या बात। तो अब थैंक यू, तो वो कलेक्टिव विजडम के सामने फाइट करने के लिए वो भी 4-5 लोग, क्योंकि उनको भी पता नहीं है क्या चाहिए, या सो मुझे लगता है कि, लेकिन ये क्या है कि शुरू में डस्ट उड़ती है ना, उड़ते सेटल होते ये भी एक फॉर्मेट सेटल हो जाएगा। हाँ। कि जैसे एक कंपनी में हो गया है कि भाई HR में 2 लोग होंगे, इसमें 3 लोग, उस तरह इसमें भी हो जाएगा, तो आई थिंक वो डस्ट सेटल होने की बात है। अब उस गर्दिश में कितने बचते हैं कितने नहीं, वो अलग बात है। सही बात। सर, आपसे कुछ पूछिए, आपका सवाल सर। देश के सुप्रसिद्ध कवि ऑस्कर अंडल साहब। जी जी। कवि हूँ और 1-2 फिल्मों के संवाद भी लिखे हैं, विवाह फिल्म के संवाद लिखे हैं मैंने। अच्छा। प्रेम रतन। तो अभी एक्सपोजर वाली आपने जो बात कही ना जी, तो एक्सपोजर वाली बात तो बहुत बात की बात है। फिल्म में एंट्री कैसे मिले राइटर को, ये बता वो मयूर जी सर आप खुद इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें लिख चुके हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। नहीं सर, मैं आपसे पूछने वाला था कि राजश्री में एंट्री कैसे होती है, मेरी करा दीजिए। राजश्री में मैं बताऊँ, राजश्री इसलिए हो गई थी कि कवि सम्मेलन में सुनने के लिए सूरज बाबू आए थे वहाँ। हाँ। और राजकुमार बजाज तो आते ही थे, अक्सर आते थे, और मेरा ह्यूमर सुन के उन्होंने मुझे विवाह के लिए लिया था, नंबर 1। नंबर 2, एक होता है घटना प्रधान कहानियां, जी, एक होती है समस्या प्रधान कहानियां, एक चरित्र प्रधान कहानियां। सही बात। और चरित्रहीन भी होती हैं चरित्र आजकल OTT पे, जिसमें सिर्फ गालियां होती है। उसको सर मैंने वो विभाग बनाए, एक अमीर कहानी के गरीब कहानी, जी जी जैसे आनंद फिल्म। जी। तो एक बीमारी यहाँ पे, जिससे भी अपॉइंटमेंट मांगो किसी प्रोड्यूसर से, तो ले 1 लाइन सुनो, तो मैं उगता के रंग का आनंद फिल्म की एक 1 लाइन सुना के बता दो। सही बात। और ऋषिदार को मैंने किताब लिखी थी, साहब बाथरूम में है, अच्छा। वो उनको भेंट करने के लिए गया था, उनको मैंने समर्पित की थी। जब उनको मैं देने गया तो बात ऐसी चली, मैंने कहा दादा, मैंने आप तक पहुंचने में शैल चतुर्वेदी के थ्रू, गोविंद जी को मैंने बहुत कमेंट किया, मुझे पहुंचा बहुत पुराने परिचित है हमारे, शैल जी मुझे लेके गए, और वो मैंने कहानी जो उसकी, जो अभी मैंने उसका टाइटल रजिस्टर करवाया दोबारा, ड्रामा किंग, लिखी कब थी? 71 में। ओहो। 70, मैं 46 साल से स्टोरी ले लो, स्टोरी वाले खोमचा लेके घूम रहा हूँ, और एक तो 1 लाइन पे अटक गया, दूसरा जो चरित्र से खारिज होते हैं हमारे लोग लिखने वाले। मानसिक उम्र 8 साल से आगे कभी बढ़ी ही नहीं है, बाजारबाद की इतनी शिकार नहीं है हमारी फिल्म में। हमारा आज जो प्रोड्यूसर है संजय लीला बंसाली फिल्म बनाता है देवदास, क्लासिक, और विमल रॉय ने बनाने के बाद में तो क्लासिक का दर्जा उसको मिल गया। सही बात। क्लाइमेक्स में उसमें वो दिलीप कुमार बोला, भाई फला गांव जाना है, तांगा मिलेगा यहाँ पे? बोला तांगा तो नहीं मिलेगा, बैलगाड़ी। सही बात। और साहब तांगा वीर रस का सवारी है, बैलगाड़ी एक काम चलाओ निर्धन सवारी है। सही बात। और दिलीप कुमार जो एक्सप्रेशन दिया है, सही देखिए, याद है। दिलीप कुमार बैलगाड़ी मिलेगी, वो जो उदास होके जैसे मर गया। और राइटर हमेशा आने वाले सीन या क्लाइमेक्स का थोड़ा हिंट पहले दे देता है। सही बात। और आदरणीय भंसाली साहब वहां तांगा लेते हैं और चाबुक मार के घोड़े को भगा रहे हैं। ये चरित्र से खारिज हो रहा है। फिर 2 हिट फिल्में ले लीजिए, एक तो पति पत्नी और वो जी एक शौकीन, जी। वहां भी बर्गर कल्चर वाले जो है ना, जो रूम राइटर्स रूम वालों ने लिखी है। ऐसी हिट फिल्मों को चरित्र से खारिज होकर जो मर्डर किया, हत्या की लोगों ने,
और मैं ऋषिदा का फैन हूँ जबरदस्त। मैंने अमृता प्रीतम जी से लेके ओशो से लेके सब इनको बड़ा, मेरी पूरी कमाई वो है। और चरित्र से मैं कभी खारिज होता नहीं, ना होने देता हूँ। सूरज जी से भी बहस होकर वहां से निकला हूँ तो चरित्र से खारिज हो रहे थे, बोले नहीं सलमान भाई को पसंद है। तो चरित्र से खारिज होने की जो बीमारी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, तो ऐसे राइटरों को फिल्मों में एंट्री कैसे मिले? मैंने डायलॉग लिखे, फिल्म की कहानी नहीं पेश पाया। सर इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इसका जवाब आपको बहुत छोटे से इसमें दे दूंगा कि एक औरत गांव में थी, उसके वहाँ बच्चा मर गया, तो बहुत अफसोस होता ही है और दुखी, और क्या करूँ क्या समझ में नहीं आ रहा है। पता चला बाजू की गली में गौतम बुद्ध आए हुए थे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या काम है? तो कहा कि मेरा बच्चा मर गया है, आप बच्चे को जिंदा कर दो। तो उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, एक शर्त पे, पहले ये फॉर्मूला लेके आओ कि एंट्री कैसे मिलेगी, उसके बाद आपके बच्चे को मैं ठीक कर दूंगी। एंड सीरियस नोट पे कहूँ तो इसका जवाब किसी के भी पास नहीं हो सकता। इसका जवाब मुझे अगर आप मुझे बहुत ही ऑनेस्टली पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि ये पहले भी थी और आज भी थी स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री। स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री। अगर आप जिस आनंद फिल्म की बात कर रहे हो, आनंद फिल्म ऋषिदा 25 साल तक बना नहीं पाए, जब तक उनको जी। तो मेरा जवाब उसी में है कि वो कहानी उन्होंने राज कपूर को भी सुना है, किशोर कुमार को भी सुना है, शशि कपूर। फाइनली राजेश खन्ना ने हिम्मत की कि चलो मैं ऐसा मोरोस कैरेक्टर में जो पहले ही सीन में मरने वाला हूँ, और उन्होंने अपनी अदा से अपने चार्म से वो फिल्म खींच ली और फिल्म भी महान थी। तो जब तक आपकी स्टार्स के साथ अच्छी तालमेल नहीं होगी, जब स्टार को लगेगा कि ये मेरा बेड़ा पार करेगा, जब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें करना 1 घंटा बात कर सकते हैं। अगर आप स्टार, आप सुनिए ना मेरी बात सर, आपने मुझे पूछा है तो सुन लीजिए, क्योंकि आपके पास मेरे से ज़्यादा जवाब है, आपके सवाल में ही जवाब है। आप जिस दिन किसी एक स्टार को, छोटा या बड़ा, आप उसको ये प्रतीत करा सको, बिलीव करा सको कि ये मेरी नैया पार कराएंगे, तब आप एज अ राइटर आपका एक्सेप्टेंस होगा, तब तक नहीं होगा। सेम प्रॉब्लम है उस राइटर उस एक्टर तक कैसे पहुंचे? सलमान को सर ये सीजन 2 हो रहा है सर, ये सीजन 2 हो रहा है सवाल का। जी सर हाँ जी। आप इसमें बहुत काम कर रहे हैं, वर्कशॉप भी कर रहे हैं और इतना लिख चुके हैं, मतलब कमाल लिखा है। इतना लिखना हर एक के बस की बात नहीं है, इतना लिखा है और वर्कशॉप भी कर रहे हैं जी। मैंने सुना है कि विदेशों में कुछ है, वहाँ कहानियां कुछ अच्छी बनती है तो नीलामी भी होती है सारी कहानी जी, स्टूडियोज पीछे पड़ जाते हैं, टेक्स्ट स्क्रिप्ट होती है। कुछ ऐसे राइटर्स के लिए बिल्कुल कुछ पैमाना सर हो कि ये सुनाए और जेन्युइन सुनने वाले हो कि हाँ इसमें चरित्र प्रधान कहानी है या घटना प्रधान है और निर्वाह किया है और बिल्कुल नया थॉट है ये, जबकि कहानियों की जरूरत है, रिलेट है। और कहाँ से हो, या फिर कौन वो भट्ट, विक्रम भट्ट, तो यह सच्ची घटना। अब क्या होता है कि अभी पिछले दिनों में इस देश ने एक तो नेताओं ने भरोसा तोड़ा है, भरोसा खोया है, और फिल्म प्रोड्यूसर ने खोया है, तोड़ा है। भरोसा ही नहीं करता है, कैसा भी क्यों पॉसिबल है क्या? यूं ही लिखते हैं सच्ची घटना पर आधारित, और आदमी बेवकूफ बन जाता है। सर वो जो फार्गो की बात कर रहे थे वो भी सच्ची घटना पे आधारित है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। उसमें फार्गो की जो बात कर रहे थे, उनकी फिल्म से लेके हर सीजन की एंथोलॉजी में आता है ना, पहले इवेंट्स डिपिक्टेड वर ट्रू, बट एक्चुअली नहीं है वो। एक इट्स अ नैरेटिव डिवाइस, मैं गिमिक भी नहीं कहूंगा, इट्स अ डिवाइस। तो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। खैर वो बात जाने देते हैं। मैं आपने जो सवाल किया वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, और जैसा कि संजय भाई ने कहा कि इसका जवाब खुद भगवान के पास नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, आपका जो आपके सवाल के अंदर एक छोटा सवाल था कि 1 लाइन सब लोग मांगते हैं, तो 1 लाइन कैसी होनी चाहिए, तो जो मैं पढ़ाता हूँ और जिस तरह से मैंने अपनी 1 लाइन्स को बेचा है, उसके कुछ गुण होते हैं एक 1 लाइन में होने चाहिए। ठीक है, पिचिंग के लिए लॉग लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉग लाइन हॉलीवुड में या यहाँ पे भी हम लोग लॉग लाइन बोलते हैं। लॉग लाइन, तो लॉग लाइन बिकने के लिए 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन आपकी कहानी का हो, उसमें आपकी कहानी की थीम, आपका सोल जो है, या मुद्दा, जो पॉइंट आप कहना चाहते हैं वो ज़रूर आए उसमें एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि ये कहानी पिछली गर्मियों की है, या ये कहानी 20 साल की है, या ये कहानी 50 साल की है, तो विजुअलाइज कर सकता है आदमी।
कि ये कई बार हम लोग लॉग लाइन लिखते हैं मगर लॉग लाइन विजुअलाइजेबल नहीं होती, आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब नहीं। ऐसी ही लॉग लाइन होनी चाहिए कि आदमी विजुअलाइज कर सके। और इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, आपके हीरो का ड्रीम क्या है और उसका सबसे बड़ा अवरोध क्या है, ये दोनों चीज़ उसमें। तो 2 लाइन में आपको ये 4-5 चीज़ें कवर करनी है। अगर आप ये दो लाइन में अगर आप कवर कर सके तो वो लॉग लाइन अच्छी हो जाती है। उसके बाद फिर आप सुना सकते हैं। सुना क्या, वो सच ही था। जब सलीम जावेद दीवार फिल्म की कहानी स्क्रिप्ट बेचने गए थे तो जब चौका से पूछा था, बोले 1 लाइन, बोले थोड़ी मदर इंडिया है, थोड़ी गंगा जमुना है। सर वो मैं आपको बताऊं, ये सारे किस्से, ये सारे एनेक्डोटल एविडेंस है, ये कहानियां हैं, लेजेंड्स हैं, मगर न फिल्में ऐसे बनती हैं, न फिल्में ऐसे बिकती हैं। सचमुच में लोग काम करते हैं, महीनों तक स्क्रिप्ट बनाते हैं, 10 बार सुनी जाती है, 10 बार पढ़ी जाती है, उस पर डिस्कशंस होते हैं। ये एक सुनने की बात है। कई बार मैंने सुना ऐसा कि फलाना डायरेक्टर था, वो अक्षय कुमार के पास में गया, उसने उसको एक पोस्टर दिखाया और पोस्टर पे उसने पिक्चर साइन कर ली। मगर ये सब कहीं सुनी बात है, ये सुनने में बड़ी रोमांटिक और बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, मगर ये ऐसा होता नहीं है। जो आदमी 20, 25, 50, 100 करोड़ लगा के फिल्म बना रहा है वो गधा नहीं है। उसके पास 50 करोड़ तभी आए जब उसके पास कुछ दिमाग था, उसने कुछ मेहनत की है, तो उसको रिस्पेक्ट किया जाए। और उसके हिसाब से भी ऐसा नहीं है कि एक ऐसे ही हो जाती है कोई चीज़ें, टाइम लगता है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। उस सुनने में किस्से कहानी में अच्छा लगता है ये सब, मगर रियल लाइफ में ऐसा सब होता नहीं है। ये सर ने एक सर हम एक दो और सवाल ले लें प्लीज, क्योंकि फिर ये 1 मिनट की बात संजय जी ने स्टार वाली बात की, तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आशुतोष गवारीकर और आमिर खान अच्छे दोस्त हैं। तो पहले आमिर खान को गवारीकर ने लगान की कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा अरे यार क्या क्रिकेट वगैरह पर ऐसा माने नहीं। बाद में वो CID करने लगे वगैरह वगैरह। फिर बाद में फिर आमिर को सुनाई कि यार बनाना है इस पर पिक्चर, तो उन्होंने कहा यार तू जावेद साहब को सुना दे, वो अगर ओके कर देंगे तो बना लेंगे फिल्म। जावेद साहब को आशुतोष गवारीकर ने कहानी सुनाई और सुनाकर जब निकले तो जावेद साहब ने आमिर खान को फ़ोन किया कि यार फिल्म इंडस्ट्री की डिसास्टर फिल्म साबित होगी, बिल्कुल मत बनाना, मना कर दिया। अब मना करने के बाद आमिर खान को बनाना थी, बनाई, उसमें सब कुछ कर कुरा के और हिट हुई। जो मैंने फेस्टिवल में राइटर्स का, अपना फिल्म राइटर्स का था, 800 लोग थे, तो आमिर खान इनॉग्रेशन के लिए आए थे। मैंने कहा यार क्वेश्चन करना है, तो पता लगा आमिर जल्दी जाने वाले थे। मैंने बीच में कहा तो उन्होंने कहा नहीं अभी क्वेश्चन आंसर नहीं। बाद में फिर रुके तो मैं सबसे पहले चढ़ाव पे बैठा, मैंने आमिर खान को बोला, मैंने कहा सर जावेद साहब ने जब मना कर दिया था उसके बाद भी आपने लगान बनाई और इतनी हिट हुई, क्या कारण है उसका, इतनी चुनौती से। फिर उन्होंने 10 पॉइंट बताए, मार्केटिंग, ये कॉस्ट्यूम, लोकेशन वगैरह, तो ये इस पर हमने काम किया। तो शबाना आदमी एकदम खड़ी हो गई कि किसने प्रश्न किया। तो कहने का मतलब वो आमिर खान आशुतोष गवारीकर के साथ थे, इसलिए लगान बन गई वो ये। और दूसरी बात, आमिर खान और आशुतोष गवारीकर एक दूसरे को 20 साल से जानते थे, कॉलेज से जानते थे। अभी अभी मैं और संजय भाई मिलके पिक्चर साथ में बना ले तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मैं प्रॉक्सिमिटी भी तो है ना, और एक्सेसिबिलिटी है। हाँ। जैसे एक हॉलीवुड का भी है, जैसे आपने किस्सा बताया, एक एजेंट था, वो एजेंट बड़े फिल्म स्टार का एजेंट था, राइटर उसे लिफ्ट में मिल गया। लिफ्ट में तो आदमी 1 से 10 फ्लोर कितना जाएगा, तो कितना टाइम होगा, उसने 1 मिनट में बता दिया कि एक एडवोकेट है जो झूठ बोलता है और उसको झूठ नहीं बोलना है, अपने आप को सच बोलना है। एंड लायर फिल्म बन गई, खत्म बात। तो वो पिचिंग ही वैसी थी कि एक एडवोकेट है जो झूठ बोलता है, उसको अब सच बोलना है, बात खत्म। सो व्हाट या जी, जो राइटर अकेले लिखना चाहता है उसके लिए क्या सर्वाइवल मुश्किल है या कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसकी मेहनत ज्यादा होगी, उसके रिविजन ज्यादा होगी, उसको अपनी अकेलेपन से उसको लड़ना होगा, उसको अपने आप के साथ काफी रियाज करना पड़ेगा, उसको आईने के सामने काफी सीन्स पढ़ने पड़ेंगे, उसको रिराइट ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आदमी कोई अकेला होता नहीं है, आदमी के पास बीवी होती है, गर्लफ्रेंड होती है, दोस्त होता है, नेबर होता है, चाचा होता है, कजिन होता है। किसी से तो आदमी अपनी कहानी शेयर कर सकता है ना कि यार मैंने लिखा है, आप सुनिए। तो आपके पास पार्टनर तो कोई ना कोई तो मिल, आप भले आपका चाचा होगा या आपका कजिन होगा, वो आपको लिखने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन वो रिएक्शन तो देगा, वो भी इंसान है। तो आप उसके साथ रिवीजन कर सकते हैं। आप 10 दोस्त आपके पास, अगर आपके पास 5 दोस्त भी नहीं है तो फिर आपको राइटर नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो वो अपनी क्रेडिट शेयर नहीं करना चाहते, ऐसा वो कहना चाहते हैं। हाँ।
संजय जी 5-10 मिनट में वाइंड अप। मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी, इसके अलावा और कोई प्रश्न पूछना चाहते हो कि आखिरी प्रश्न ले सकते हैं हम। नया कोई एंगल हो। अच्छा, बाय द वे, अकेले लिखने का प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले लिख सकते हो। जैसा संजय भाई ने बोला, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी स्क्रिप्ट खुद तैयार करनी पड़ेगी और वो सब, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में ना, राइटिंग इज अ टीम स्पोर्ट टुडे। राइटिंग इज नॉट अ इंडिविजुअल स्पोर्ट। ये टेनिस नहीं है, ये हॉकी है, ये क्रिकेट है, ये टीम स्पोर्ट है। आपको सबके साथ में, अगर आप प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप औरों के साथ मिलके लिखें तो सही, देखें तो सही, कोशिश तो करें, क्योंकि हाँ, आप और वैसे भी आप बाउंस तो करोगे ना किसी के साथ में, तो आपको, और हमेशा राइटर को औरों के साथ में मिलके करना चाहिए। इट्स अ गुड एक्सरसाइज, इट्स अ गुड वे टू गो फॉरवर्ड। आप अकेले लिख के अपने घर पे जमा करते रहे स्क्रिप्ट, उसका क्या फ़ायदा है? ये लोक भोग्य मीडियम है। ये मीडियम कैसा है ना, लोगों को भोगना चाहिए ना, लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये आप सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रहे। अकेला राइटर जो लिखता है, अक्सर उसका ऑडियंस भी वो खुद ही होता है, वो पहुंचता नहीं ऑडियंस से। और फिर क्या है कि जनाजे में भी 4 कंधे लगते हैं, स्क्रिप्ट में क्यों नहीं? किन सवाल किन से? मयूर से, मुझसे? आज फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हॉलीवुड की सीरीज से या साउथ की सीरीज से या कहीं ना कहीं से, मतलब जो बनी बनाई फिल्में हैं उनको उन कहानियों को लेते हैं। तो ऐसे में ओरिजिनल जो राइटर है उसकी क्या यहाँ पे क्षमता को क्या सुधारा जा सकता है? नहीं, ओरिजिनल लिखते रहना चाहिए। ओरिजिनल लिखने से ही आप राइटर बनते हैं। आप अडेप्टेशन करने से राइटर नहीं बनते। हाँ, मगर क्या होता है, प्रोजेक्ट ज्यादा वो बनते हैं जो प्रोड्यूसर को फेथ होता है कि ये चल जाएगा, अब ये पिक्चर ऑलरेडी बन चुकी है किसी भाषा में, उसको ऑडियंस ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है, तो एक छलनी से छन के आया है वो मामला, तो सेफ हो जाता है। मेरे तो मेरी पहली पिक्चर ही अडेप्टेशन थी। हालांकि मैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिख के, जैसा इन्होंने कहा कि मैं खुद अकेला लिखना चाहता हूँ, कहाँ गए वो भाई? हाँ, मैंने 160 पेज 6 महीना बैठ के मैंने कमाल की पिक्चर लिखी, बहुत ज़बरदस्त। उसका नाम था फिर कहीं फिर कभी, जो कभी बनी नहीं, शायद फिर कहीं फिर कभी बनेगी भी नहीं। बहुत बड़ी पिक्चर थी, बहुत बड़ी, मतलब मैंने अकेले लिखी थी और ग्रैंड सागा इट वॉज। तो संजय गढ़वी सर मेरे को लेके गए आदित्य चोपड़ा के पास में नरेट करने के लिए। सर वो नरेशन 4 घंटे चला। 4 घंटे तक मैंने वो स्क्रिप्ट सुनाई। उसके बाद आदि सर ने बोला तुमको बड़ा मजा आता है लिखने में? मैंने कहा हाँ। तो बड़ा बोले फैल के लिख रहे हो? मैंने कहा हाँ सर। मेरा थोड़ी, मैंने घुमा दिया, हेलीकॉप्टर, प्लेन आ रहे, चॉपर से उतर है, और ये 2000 की बात, 2001 की बात है, कब केथरी जी से पहले की बात है। तो फिर आदि सर ने मजे लेने के लिए मुझसे कहा कि अच्छा तो तेरे हिसाब से क्या कास्टिंग क्या है पिक्चर का? मैंने कहा अमिताभ बच्चन को ले लेंगे और जया जी को ले लेंगे उनकी वाइफ के रोल में, और उनकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है जो पहले हुआ करती थी, उसमें रेखा जी को ले लेंगे, और यंग 2 लड़के हैं उनके, एक शाहरुख को ले लेंगे, दूसरा कोई ऋतिक टाइप हो जाएगा, एक काजोल को ले लेंगे, एक प्रीति को ले लेंगे। उस वक्त प्रीति बड़ी अच्छी चल रही थी। तो मैंने कहा बस यही सब हो जाएगा कास्टिंग सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आदि सर हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से, बोला तुमको मिलेगा उदय चोपड़ा, तुमको मिलेगा अभिषेक बच्चन, तुमको मिलेगा जिमी शेरगिल या जुगल हंसराज, इसमें से कोई भी 2 हीरो चूज कर लो। और पिक्चर ये नहीं बनेगी, पिक्चर वो बनेगी जो मैं कहूँगा। फिर उन्होंने मुझे सब्जेक्ट दिया मेरे यार की शादी का, बोला इस सब्जेक्ट पे तुम लिखो। तो अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट इज योर फुट इन द डोर। वो ये साबित करने के लिए कि मुझे लिखना आता है, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट तो वही बनेगा जो प्रोड्यूसर चाहेगा। सर एक अंतिम प्रश्न। सर मेरा एक सवाल है। अच्छा आप पूछ लीजिए। मयूर सर और संजय सर दोनों से है, आपने असेंबली लाइन बोला और आपने ऑब्जेक्ट किया, फिर आपने कहा कि 2024 तक हो सकता है कि काफी कुछ गड़बड़ भी हो जाए। तो कंक्लूडिंग नोट क्या है कि मतलब आप दोनों के बाद में कंक्लूडिंग नोट नहीं आया कि मतलब क्या होने वाला है? आपने कहा कि अभी बादल है, धूंध है, छटेगी, कुछ ऐसा होगा, तो मतलब कंक्लूडिंग नोट क्या है पूरी बात? सर राइटर हूँ, ज्योतिष तो नहीं हूँ। नहीं, मैं आपसे ओपिनियन पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे सचमुच मुझे पता नहीं, ऑनेस्टली पता नहीं है, ऑनेस्टली पता नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है, फिल्म इंडस्ट्री में जितने बदलाव आए हैं, टेक्निकल से लेकर आर्टिस्टिक जितने भी बदलाव आए हैं, वो ऑर्गेनिकली अपने आप होते आए हैं। अपने आप जो रास्ता निकलता है, जिस तरह पानी ऊपर से गिरता है, झरना होता है, नदी समंदर तक पहुँच, अपने आप उसका एक रास्ता निकलेगा। सचमुच मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सिस्टमाइज हो जाएगा और थोड़ा राइटर्स को क्रेडिट ज़्यादा मिलेगी, और थोड़ी अब
जो स्टीरियोटाइप वेब सीरीज जो बनती है वो थोड़ी बननी कम हुई है। अब लोग पूछने लगे हैं कि कुछ अलग है, हमें वही गालियाँ नहीं चाहिए, हमें वही सेक्स और क्राइम नहीं चाहिए, और हमें वही वहाँ का क्यूबा का ड्रग कार्टेल के बारे में नहीं चाहिए। ऐसे लोग अभी खुल के बोलने लगे हैं, तो वो लोग भी अब मतलब गले तक आ चुके हैं। तो बदलाव धीरे धीरे आएंगे और मुझे 1-2 साल में बदलाव जो आते हुए दिखेंगे भी, और उसके लिए कितना समय लगेगा मुझे पता नहीं है। मुझे ये भी पता नहीं है कि OTT में इतने सारे प्लेटफॉर्म है, उसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा टिकेगा, क्योंकि अभी तो हम कोविड के दौर में हैं। शायद वापस फिल्मों का दौर भी आ जाए, शायद वापस लोग अभी अगर OTT ही सारे देखते तो इतनी सारी सीरियल जो बन रही है, सास बहू टाइप्स और अदर सीरियल्स जो भी बन रही है, वो कम तो नहीं हुई है, उसकी व्यूअरशिप कम तो नहीं हुई है, यू नो। तो वो जो ऑडियंस है, मिडिल क्लास ऑडियंस जो है, जो घर की बहुएं हैं या जो महिलाएं हैं या अदरवाइज भी छोटे शहर के लोग हैं या बड़े शहर के भी जो लोग हैं, जो उनको नहीं इंटरेस्ट है कि भाई आप मिर्ज़ापुर में क्या हो रहा है या आगरा में मतलब कैसे वहाँ स्मगलिंग हो रही है और पॉलिटिक्स से उनको नहीं इंटरेस्ट है, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो वो भी एक ग्रुप है, वो भी एक वर्ल्ड है, एक दुनिया है। तो वो मार्केट जब सेटल होगी तब पूरा चित्र सेटल होगा। मयूर जी, मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जितना ये कंपनीज एम्पावर्ड होंगी OTTs की, जो अब नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, इस लॉकडाउन में पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा पैसा जेफ बेजोस ने कमाया और किसी ने नहीं कमाया। करेक्ट, संजोग ऐसे है। नहीं, संजोग भी है और ये मीडियम बढ़ने ही वाला है, ये चलने ही वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। वो तो सब घर में बैठे कैप्टिव ऑडियंस है ना। करेक्ट, इट्स लाइक यू आर इन अ फ्लाइट। अब फ्लाइट में आपको हाँ, जो पिक्चर दिखाएगी देखनी पड़ेगी आपको। हाँ, तो अब मैं फ्लाइट से कूद तो नहीं सकते, बराबर है, लेकिन मैं आई जस्ट वांट टू से कि राइटर्स का क्या होगा। राइटर्स का ये होगा कि पैसे बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। आज भी जो राइटर्स ले रहे हैं एपिसोड्स का या जो काम करने का, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बेटर हो गया है, रेगुलर हो गया है पेमेंट, काफ़ी कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। तो वो एक अच्छा मौका है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो एक ये होगा, वो ये होगा कि राइटर का करियर स्पैन जो है वो छोटा हो जाएगा। राइटर का करियर स्पैन, जो पहले एक राइटर 30 साल 40 साल तक राइटर एक रेगुलर लिखता था या लिख सकता था, अब वो करियर स्पैन जो है वो 10 या 15 साल लिमिट हो जाएगा। टीवी सीरियल में एक्ट्रेस और लीड एक्ट्रेसेस का हुआ है। अब मुझे कुमकुम भाग्य सीरीज 1 या कहानी घर घर की एक्ट्रेस का चेहरा शायद याद थोड़ा बहुत आ जाए, रास्ते में मिल जाए, तो नाम मुझे याद नहीं है ना, एक्टर का नाम याद है मुझे, यू नो, उस तरह का एक एग्जाम्पल हो सकता है। सो जैसे आज म्यूजिक की मैं बात करूँगा, आज जो गाने लिख रहे हैं, आज जो गाने 1 या 2 गाने लिख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं फिल्मों में, उनका फ्यूचर मुझे लगता नहीं है कि जैसे 35 साल तक लक्ष्मी प्यारे ने या 30, चलो हमारी जनरेशन की, उसके बाद की जनरेशन की बात करूँ तो AR रहमान को 30 साल हो गए, तो जतिन ललित को 35 साल, उतनी लॉन्जिटिविटी मुझे लगता नहीं है कि अभी के राइटर्स को, लिरिसिस्ट को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को होगी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है और लोग आजकल नए ऑप्शंस तलाशने में पहले एक था कि एक सक्सेसफुल आदमी है, रिस्पेक्टेबल नाम है, एक टैग ज्वाइन होता है, वो सब अब रहा नहीं है। तो उसकी वजह से जैसे मयूर ने बिल्कुल कहा कि करियर स्पैन बहुत छोटा हो जाएगा अनलेस यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड। सॉरी, मैं 3 चीज़ें कहना चाहता था, 2 के बाद में संजय भाई ने बोलना शुरू किया। तीसरा जो मैं देख रहा हूँ रुझान, वो इज द राइज ऑफ द रीजनल लिटरेचर, द राइज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। तो आपका तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, ये सारे बढ़ेंगे, इन सब लैंग्वेजेस में OTTs होंगे, हर OTT पे। तो रीजनल राइटर्स, अगर आपको कोई प्रादेशिक भाषा लिखनी आती है और बहुत अच्छा आपका आपकी उस पर पकड़ है, तो उससे पकड़े रहिए, बिकॉज उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, वो बहुत होने वाला है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, आज से 3.5 साल पहले अमेजॉन ने मुझे बुलाया था और कहा था हम हमारे हर शो को, ये विजन है उनका आगे चल के 27 भाषाओं में डब करना चाहते हैं, 27 भाषाओं में इंडिया की, ये उनका विजन है। आज से 3 साल पहले से, कोविड की वजह से अभी लेट हो रहा है जो भी है, मगर ये करके रहेंगे वो लोग। अगले 5 साल में आप देखिएगा लैंग्वेजेस का इतना ज़्यादा प्रादेशिक प्रभाव होने वाला है, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन। आपको ज़बरदस्ती ज़रूरी नहीं है आप हिंदी में ही लिखें, अंग्रेजी में लिखें। मुझे हॉलीवुड जाने का कोई शौक नहीं है, हिंदी मेरी मातृभाषा, मैं हिंदी की सेवा करता हूँ, हिंदी में अच्छा पैसा मुझे मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही जिसको गुजराती आती है, जिसको जो आपकी मातृभाषा है, आप उसमें लिखें, उसका भविष्य बहुत अच्छा है। इसी में मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने मयूर भाई ने कहा, सच में अमेजॉन भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सबसे ज़्यादा रीजनल भाषाएं हैं। उसके अलावा रीजनल OTTs ये फ्यूचर है। अगर आप अभी देख रहे होंगे कि पिछले उसमें ऑलरेडी गुजराती में आ चुका है, गुजराती में आ चुका है, हाँ, मगर बहुत बुरे नहीं है अच्छे हैं भाई।
कर अच्छा, सकते देखो, हैं काम। इतना गुजराती नए राइटर के लिए क्या है? गुजराती में कोई ओहो बड़ा आ नहीं है। चुका, मराठी 15 दिन पहले लॉन्च हुआ प्लैनेट मराठी, बिल्कुल। उसके अलावा एक बंगाली में नया होइचोई मराठी है। हाँ आहा, बंगाली में नहीं रीजनल बात करें, गुजराती शेमारू है। हाँ, गुजराती में शेमारू अच्छा है, मच बिगर देन ओहो। एग्जैक्टली। उसके अलावा फिर आहा है जो तेलुगु है, फिर निस्ट्री में जो मलयालम है, तो ये कूड है अच्छी जो चीज़ है। मलयालम है, उसके तो जैसे इन्होंने कहा रीजनल भाषा में जो लोग लिख रहे हैं, रीजनल भाषा में ओटीटीज भी आ रहे हैं, और रीजनल भाषा में ओटीटी का प्रमाण बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। अभी हर रीजनल भाषा में कम से कम 3 से 4 ओटीटी होंगे। एक नया मराठी ओटीटी अगले महीने लॉन्च होने जा रहा है, तो मराठी, हिंदी, उसके अलावा तमिल, तेलुगु में सारी बिल्कुल, भाषाओं में बिल्कुल, ओटीटीज रहेंगे। साथ ही साथ एक नई चीज़ आई जो अभी डिज्नी हॉटस्टार ने क्विक्स शुरू किया है, जहाँ पर वो एपिसोड की लेंथ होती है 11 से 12 मिनट की। तो 11 से 12 मिनट की लेंथ है और एपिसोड्स होते हैं करीब 20 से अमेजॉन ने 25। भी शुरू किया है मिनी जी। मूवीज, उसको हाँ। अमेजॉन मिनी टीवी करके Right. शुरू किया है। तो अमेजॉन पे वो फॉर्मेट है, यूट्यूब पे यूट्यूब शॉर्ट्स करके YouTube फॉर्मेट Shorts है। है। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है आगे चल के, बिकॉज यूट्यूब का मोनेटाइजेशन जो है अभी तक इंडिया में अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वो कंपेयर टू डॉलर्स दे गिव अस लेस मनी, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर वो सॉल्व हो जाएगा इन अ फ्यू ईयर्स इट विल गेट सॉल्व, एंड रीजनल के लिए बहुत बहुत अच्छा स्कोप है। ये अंतिम सवाल है मयूर जी, जो आज ओटीटी प्लेटफॉर्म यूथ के साथ काम कर रहा है, तो क्या नई सोच या नए दर्शकों के लिए वो इस तरह से टारगेट कर रहा है क्या? केशव जी, ये अपनी बात हो चुकी है इस बारे में थोड़ी, मगर मैं बताता हूँ यहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है कि कंटेंट की कोई उम्र नहीं होती है। कंटेंट होता है, कंटेंट बुढ़ा नहीं जाता, कंटेंट यंग नहीं होता, कंटेंट ये पूरे लॉकडाउन में मैंने मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, हम लोगों ने ऋषिता की गोलमाल, ऋषिता मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर हैं और मेरे बहुत मतलब मैं गोलमाल इज़ लाइक ऑल टाइम फेवरेट फिल्म। तो उन्होंने गोलमाल देखी, शोले देखी, दीवार देखी, ये सारी फिल्में 70s 80s की, इवन पुरानी मुगल आजम, नया दौर, ये सारी फिल्में मैंने दिखाई और उन्हें बहुत पसंद है। और वो 14 साल और 10 साल के हैं मेरे 2 बेटे। तो उनको कंटेंट होता है, जो चिपकता है वो चिपकता है, जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता ही है। उसका यंग बनाने से ये बहुत ही भ्रांतिपूर्ण मान्यता है, धारणा है कि नहीं कि अगर मेरे देखने वाले की उम्र 16 साल की है तो मेरा कंटेंट भी 16 साल की उम्र का हीरो हो। ये बहुत बेवकूफ़ाना और बहुत ही इमेच्योर, बिल्कुल इमेच्योर थॉट है ये। बिल्कुल इसको छोड़ देना चाहिए। राकेश रोशन ने क्रिश भाई, बहुत सारे ऐसे। अब हम लोग रिकी जर्वेस की बात कर रहे थे, ऑफिस की बात कर रहे थे, तो रिकी जर्वेस ने पूरी लाइफ कॉमेडी की, ठीक है, ऑफिस सारा स्टैंड अप कॉमेडी, एक्स्ट्रास, जितने भी शो बनाए। और फिर जब वो नेटफ्लिक्स के पास में गए तो उन्होंने आफ्टर लाइफ बनाया, जो कि बहुत संजीदा सीरियस प्रोग्राम है और यंगस्टर्स ने लाइक किया उसको बहुत ज़्यादा। जबकि रिकी जर्वेस का ट्वीट भी है कि मतलब मुझे शॉक होता है इस बात को देख के कि तुम, बिकॉज द होल शो इज़ अबाउट लॉस। उसकी बीवी खो चुकी है, मर चुकी है, उसके बाद वो कैसे डील कर रहा है उसके साथ में। और ये 16 साल के 18 साल के बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके पास में बीवी नहीं थी, जिन्होंने किसी को खोया नहीं। आपने बीवी नहीं खोई लेकिन कभी कुत्ता खोया होगा बचपन में, आपकी बिल्ली मर गई होगी। तो लॉस इज लॉस। इमोशन यूनिवर्सल होता है, इमोशन की उम्र नहीं होती है, कंटेंट की उम्र नहीं होती है। ये सब नहीं सोचना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद सभी को, आपको थैंक यू सो मच। आप आए इस कार्यक्रम। धन्यवाद। मयूर जी, मुझे आप प्रसाद जी, आओ। रमोला जी, आप